हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप। आप सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारा सीटेट 2022-23 के लिए जो संपूर्ण इतिहास है और वो भी एनसीईआरटी बेस्ड, उसकी एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं फ्रेंड्स। और ये जो श्रृंखला है आप लोगों की, ये आपके सीटेट के एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है फ्रेंड्स। जो आने वाली केवीएस की एग्जाम है उसमें भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। इसके अलावा आप लोग आगे में जाकर सुपर टेट दोगे, DSSS दोगे, एनवीएस दोगे, AWS की एग्जाम दोगे, उसमें भी काम आएगा। क्योंकि फ्रेंड्स ये आप लोगों का डायरेक्टली हॉर्सेस माउथ मतलब एनसीईआरटी बेस्ड है, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। फ्रेंड्स ये जो पूरी सीरीज है आप लोगों की, ये मैंने सोचा हुआ है कि आप लोगों को पूरा आने वाले जो 5-6 दिन है ये चलाए, और उसके बाद मैं आपकी एक टेस्ट लूं बिल्कुल उसी फॉर्मेट के अंदर में। हम बायजूस एग्जाम प्रेप के ऊपर में या एक अगर कोशिश करेंगे कि उसका ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर में एनालिसिस भी हम लोग कर ले। एक टेस्ट लेंगे 60 नंबर की, पेडागोजी इंक्लूडिंग, पेडागोजी भी पढ़ाऊंगा एक सेशन, क्योंकि पेडागोजी का भी होगा आपका बड़ा वाला, तो पेडागोजी मिलाकर 60 नंबर की एक टेस्ट लूंगा। और फिर हम लोग देखेंगे कि उस 60 में से आप लोगों के कितने नंबर आए हैं। तो आप लोगों को ये यहाँ टारगेट करना है फ्रेंड्स 60 में से 60 का। और आपकी एग्जाम से पहले एक एग्जाम अपन कंडक्ट करेंगे जिसके अंदर में ये टेस्ट मैं लूंगा आपकी। तो अगले कुछ दिन तक आप लोगों को बने रहना है, अच्छे से मेहनत करनी है, पूरा ध्यान लगाइए और छोटे छोटे से गोल्स बनाते हैं। आप लोग ये गोल बना लीजिए कि इसमें से आपको 60 में से 60 लेकर आने हैं, या 60 में से कम 55 नंबर लेकर आने हैं आप लोगों ने। ऐसा आप लोग गोल बना के चलिए। इससे क्या होगा, आपकी पढ़ाई ऑटोमेटिकली हो जाएगी, है ना। अच्छा आइडिया। अगर ऐसा ही रहा तो इसको हम ईवीएस में भी फॉलो करेंगे फ्रेंड्स। और मैं जो अदर सब्जेक्ट की पेडागोजीज है एक सेशन उस पे भी लेकर फिर आपको उसके भी ऊपर में एक टेस्ट ले लूंगा आप लोगों के लिए। छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं और टारगेट करते हैं कि आप लोगों का एग्जाम में 130+ नंबर आ जाए, ठीक है। और ये बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, अगर आप मेहनत करोगे तो बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आप बहुत अच्छे से कर जाओगे। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। आज हम लोग टारगेट रखते हैं 3000+ लाइव्स का, तो जल्दी से सारे के सारे बच्चे एक साथ लाइक एंड शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं और पूरा एक्सप्लेनेशन भी करूंगा, डोंट वरी। देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर में ये रहा फ्रेंड्स, और मैं बेसिक से बिल्कुल बेसिक और सब कुछ आप लोगों को क्लियर करवाऊंगा मैं। आपका पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं, फिर मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा इसको डिटेल में। आपके पुराने वाले पेपर, ऑनलाइन पेपर, सारा पूरा सिलेबस कवर किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे जो नए वाले पेपर में नहीं पूछे अब तक, आने वाली एग्जाम में पूछेंगे, उसको भी तो कवर करना जरूरी है। तो BCE का तात्पर्य क्या है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो BCE स्टैंड्स फॉर बिफोर कैसर ईरा, या फिर आप लोगों का बिफोर कंटेम्प्रेरी ईरा, बिफोर क्रिश्चियन ईरा, बिफोर कॉमन ईरा। क्या है इसका मतलब? आप लोगों की तरफ में पोल चला गया है फ्रेंड्स। आई थिंक आप लोग पोल के थ्रू भी इसका आंसर कर सकते हो। 64% लोगों का आंसर अब तक ऑप्शन नंबर 4 आया है। 25% लोगों ने 3 आंसर किया है। और थोड़ी देर वेट करते हैं कि देख लेते हैं कितने बच्चे क्या आंसर कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों को हो जाएगा बिफोर कॉमन ईरा, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, बिफोर कॉमन ईरा। ये आप लोगों को याद रखना है। 66% लोगों ने सही आंसर दिया था। अब ध्यान से समझ लो आप लोग, जैसे फ्रेंड्स हम लोग नंबर लाइन, जो इंटीजर लाइन होती है हमारी नंबर लाइन, आपको पता है हमने बचपन में पहले पढ़ा था 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है। फिर जैसे जैसे हम बड़ी कक्षा में गए हमने देखा कि 0 से भी छोटा नंबर एक होता है जिसको हम -1 बोलते हैं। फिर -1 से भी एक छोटा नंबर होता है जिसको हम -2 बोलते हैं। -2 से भी छोटा होता है -3, है ना। जितना ज्यादा आप नेगेटिव में नंबर बढ़ाते जाओगे वो और छोटा छोटा होता जाएगा। बिल्कुल वैसे ही होता है आपका टाइमलाइन के ऊपर में भी। हमने क्या किया है, ये वाली एक लाइन मान ली है, ये वाली एक जो है रेफरेंस लाइन मान ली है। इसको हम बोलते हैं पहला साल। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था जिस साल, उसको हम पहला साल मानते हैं। ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले समय को मान लीजिए, ईसा मसीह के जन्म को 500 साल हो गए कंप्लीट, तो ईसा मसीह के जन्म के 500 साल बाद हम लोग बोलेंगे ये 500 AD है, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला जो भी समय काल होता है उसको AD में गिना जाता है। एडी का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आप लोगों से, एनो डोमिनी, याद रखना है आप लोगों ने, एनो डोमिनी बोला जाता है। क्या बोलते हो आप लोग? ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले समय काल को एनो डोमिनी बोलते हो। और इसी एनो डोमिनी को ही कॉमन ईरा भी बोला जाता है।
कॉमन ईरा। तो एडी और सीई क्या बराबर है? क्या मैं 500 एडी को 500 सीई लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? बताओ हाँ या ना, जल्दी बताओ आप लोगों को कोई प्रॉब्लम? अगर मैं एडी को ही सीई लिख दो, 500 एडी को ही 500 सीई लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोगों की एग्जाम 2022 एडी में होंगी, तो इसका मतलब क्या है कि 2022 में होंगी, जो कि ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला साल है। अगर मैं बात करूं कि 2022, ठीक है, 2022 बीसी में, ठीक है, आपके परदादा के परदादा के परदादा के परदादा की शादी हुई थी, ठीक है, तो 2022 बीसी जब आ जाता है तो इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात हो रही है। तो बीसी कब लगाते हैं हम? ईसा मसीह के जन्म के समय के पहले वाली बात करने के लिए, बीसी, बिफोर क्राइस्ट। और एडी हम लगाते हैं ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले समय के लिए। एडी को ही कॉमन ईरा भी बोला जाता है। कॉमन ईरा के पहले क्या होगा? बिफोर कॉमन ईरा। देखो ये कॉमन ईरा था, कॉमन ईरा के पहले वाला क्या होगा? बिफोर कॉमन ईरा। मतलब वही समय है, एडी जितना है ना उतने को ही सीई भी बोलते हैं, ठीक है, नॉमेनक्लेचर का फर्क है। तो बिफोर कॉमन ईरा के पहले बिफोर कॉमन ईरा होता है, तो यहां पर में हम बीसीई लिखते हैं इसके शॉर्ट फॉर्म के लिए। अगर बीसी लगा रहे हो तो उसका शॉर्ट फॉर्म या उसका जो फुल फॉर्म है वो होगा आपका बिफोर क्राइस्ट। लेकिन अगर आप बीसीई लगा रहे हो तो उसका फुल फॉर्म होगा आपका बिफोर कॉमन ईरा। ये फर्क है आप लोगों का, ध्यान रखना है आप लोगों ने। बिफोर कॉमन ईरा, ठीक है, कॉमन ईरा के पहले बिफोर कॉमन ईरा, एनो डोमिनी के पहले बिफोर क्राइस्ट है। दोनों एनो डोमिनी और कॉमन ईरा सेम ही चीज, ठीक है, लेकिन ये एनो डोमिनी का एक्चुअली मतलब होता है ईयर ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का वर्ष, ठीक है। यहां पर मैं आप देखिए प्रभु का वर्ष, तो जो नास्तिक लोग हैं वो लोग कॉमन ईरा इस्तेमाल करते हैं एनो डोमिनी की जगह पे, ओके, और बिफोर क्राइस्ट की जगह पे बिफोर कॉमन ईरा इस्तेमाल करते हैं। है वही चीज, वही है, वो क्रिश्चियन ईरा ही है जो आजकल पूरे दुनिया में एक्सेप्ट हो चुका है। तो कभी कॉमन ईरा पूछे आपसे क्या है, तो वो क्रिश्चियन ईरा ही है, वो क्रिश्चियन समय काल ही है जो दुनिया के ज्यादातर हिस्से में फेमस हो चुका है। बस कहने का ढंग अलग है, तरीका अलग है। बिफोर क्राइस्ट और बिफोर कॉमन ईरा एक ही बात है, बस कहने का तरीका अलग है, ठीक है। चलो नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन इसी पर आधारित एक और पूछ लिया गया आप लोगों से। चलो अभी के अभी आप लोग आंसर कर देंगे इसका। 66% लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन का सही आंसर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कर दीजिए, एक बार पढ़ लीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को और फिर आंसर कीजिए। मैं आप लोगों का पूरा बेस बनाता चलूंगा फ्रेंड, जो बच्चा पूरा अच्छे से देख लेगा उसका बेस क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। हम लोग बेस बनाते चलेंगे। 1500 से ज्यादा लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं फ्रेंड। 10 मिनट से भी कम समय में जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सभी लोग, ताकि ऐसी एनर्जेटिक सेशन हम लोग करते रहे। कॉमन ईरा क्या है? कॉमन ईरा मतलब सीई, ठीक है, सीई ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला जो समय काल है उसको एडी या सीई में गिनते हैं हम। तो ये एक प्रकार का क्रिश्चियन ईरा है, ठीक है, जो अब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में स्वीकृत हो चुका है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 ही होगा फ्रेंड्स। जैसे कि आज अगर आप लोग आए हो तो मैंने आपसे कहा था कि 12 दिसंबर को 5 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होंगी, तो आप लोग आ गए ना। 12 दिसंबर 2022 को आप लोग 5 बजे क्लास में आ गए। मैंने आप लोगों से तो ये कहा नहीं था कि पंचांग के अनुसार, ठीक है, शुक्ल पक्ष की तीसरी तिमाही के चौथे पहर में आप लोगों को जो है आना है, सादर पधारिए। आप लोगों के पावन दर्शन से हमारी जो कक्षा है उसका उत्थान होगा। ऐसा मैंने आप लोगों को कुछ इन्विटेशन नहीं दिया था। मैंने आप लोगों को बोला भाई 12 दिसंबर को 2022 में 5 बजे आने का अपन को। क्रिश्चियन ईरा के हिसाब से चलते हैं, दुनिया के ज्यादातर हिस्से में स्वीकृत हो चुका है, ठीक है। कॉमन ईरा या एडी बीसीई ये कॉमन है और ज्यादातर हिस्सों में स्वीकृत भी हो चुका है। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखना, ये ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों का। नाउ फ्रेंड्स, 2012 में एक एग्जाम हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन आया था। अब मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है आप लोगों के लिए ताकि मैं एक बार देख सकूं कि कितने लोग इसका आंसर कर पाते। 87% लोगों ने पिछले क्वेश्चन का आंसर किया, बहुत अच्छी बात है। मेरे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं अभी, बहुत अच्छी बात। चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर कर दो, और थोड़ा समझ के करना ही है। मैं क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूं मैं आपको बताता हूं अभी थोड़ी देर में कि ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्यों दे रहा हूं। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चेक करता है कि कितना आप दिमाग लगा रहे हो टाइम पर। देखिए सन 2012 को किस प्रकार लिखा जा सकता है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को 2012 में पूछा था, तो 2012 को कैसे लिखेंगे ये बोल रहा है। और पहला ही ऑप्शन आप देखिए 2012 बीसी दिया है, बीसी। अब ऐसा तो है नहीं कि आप लोग 2012 बीसी से सीटेट की तैयारी कर रहे। सर यार, सर प्लीज आशीर्वाद दीजिए आपका, सर प्लीज हेल्प कीजिए, बहुत साल हो गए एग्जाम दे रही हूँ, एक साल 1 मार्क 2 नंबर से रह जाता है सर, 2012 बीसी से एग्जाम दे रही हूँ सर, अब तक क्लियर नहीं हुआ। ऐसा तो कोई है नहीं यहाँ पर में। आप एग्जाम दे रहे हो तो एडी से ही दे रहे हो ना, मतलब ईसवी सन से ही आप लोग दे रहे हो, बीसी से तो कोई दे नहीं रहा। तो 2012 में तो एग्जाम हुई नहीं थी आपकी बीसी में, बिफोर क्राइस्ट में, ईसा मसीह के जन्म के पहले। तो आंसर आप लोगों का यही होगा, एडी, ठीक है। तो आप लोगों से ये 2012 में हुआ था पेपर, इसी वजह से वही वाला साल वो पूछ रहे थे बेसिकली, और उन्होंने आंसर 3 ही माना था, बीसी नहीं माना था उन्होंने।
ठीक है, चलिए तो आंसर वो वाला साल बताना था जिस साल का पेपर था वो। तो कभी अगर आप लोगों से ऑनलाइन में आ जाए तो उसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज बीसी और एडी में कंफ्यूज होकर आप लोग बैठे रहोगे वहां पर में समय वेस्ट करते हुए, तो ये मत करना आप लोग, ठीक है। चलिए 77% लोगों ने सही आंसर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का भी आंसर कर दीजिए। देखिए पांडुलिपि, अब ये पांडु कौन है, ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स पांडुलिपि बेसिकली जो है ना ये मैन्यूस्क्रिप्ट का हिंदी वर्जन है, मैन्यूस्क्रिप्ट का। ये मैन्यू जो शब्द है समझ लो आप लोग, मैनू, ठीक है, मैनू इश्क द लग गया रोग मेरे बचने की नहीं उम्मीद, वो वाला मैनू नहीं है ये मैनू का मतलब है फ्रेंड्स हाथ, हैंड, ठीक है, हैंड हाथ, ठीक है, क्योंकि हाथ से लिखे जाते थे पहले, हाथ से लिखे जाते थे मेन्यू, ये स्क्रिप्ट हाथ से लिखी गई थी, इसी वजह से इसको मेन्यू स्क्रिप्ट बोला जाता है, और हिंदी में हम इसको पांडुलिपि बोलते हैं। तो पुराने जमाने में जो पांडुलिपियां लिखी गई थी वो कौन से चीज पर लिखी गई थी ये आप लोग बताएंगे। तो आंसर देखिए फ्रेंड्स आप लोगों का आने लगा है, ताड़ पत्रों, पत्थर पर, कागज पर या लकड़ी पर। तो पांडुलिपि जो है फ्रेंड ताड़ के पत्तों पर लिखी गई थी, ताड़ के पत्तों के ऊपर में। अब ताड़ के पत्ते क्या होते हैं सर, ये ताड़ पत्ते मतलब देखिए फ्रेंड्स ये इस प्रकार से ताड़ के पत्ते या भूर्ज नाम का एक पेड़ होता था, उसकी छाल होती थी, उन दोनों के ऊपर में लिखा जाता था। तो हाथों से लिखा जाता था पाम लीव्स पर, ताड़ के पत्तों पर। पाम लीव्स का मतलब होता है ताड़ के पत्ते, ताड़ पत्र या ताम्रपत्र भी बोला जाता है उसको, ताड़ के पत्ते। इस प्रकार के पत्ते होते थे, पेड़ होते थे ये ताड़ के पत्ते, उस पर लिखते थे ऐसे। या फिर एक भूर्ज नाम का पेड़ होता था पहले, अब वो लुप्त हो चुका है, उसकी छाल आती थी, मतलब ऐसा पेड़ होता था, ठीक है, उसकी जो ये छाल होती थी ना, ये इसको ऐसा निकालते थे ऐसा खींच के, और फिर उसके ऊपर में लिखा करते थे वो लोग। तो ताड़ पत्तों के ऊपर में, ताड़ के पत्तों पर या जो भुर्ज नाम का पेड़ होता है उसकी छाल के ऊपर में लिखा जाता था। तो बर्च या फिर जिसको हिंदी में आप लोग भुर्ज नाम का पेड़ बोलते हो, भुर्ज या बर्च नाम का पेड़ होता था, उसकी छाल पर, बार्क मतलब होता है छाल, ठीक है, छाल। छाल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अगर किसी को ना पता हो तो मैं आपको बता दूं, अगर ये पेड़ है तो ये जो हिस्सा होता है ना ऊपर का हिस्सा, वो उसको छाल बोला जाता है। तो उसकी छाल पर या ताम पत्तों पर, पाम लीव्स पर लिखा जाता था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ताड़ के पत्ते। यहां पर में इस जगह पे कागज तो था ही नहीं। बताइए कागज का आविष्कार कौन से देश में हुआ था, ये मेरे को कमेंट करके बता देंगे आप सभी लोग। एक बार देखें कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। कागज का आविष्कार कौन से देश में हुआ था, कमेंट करके बताना है सभी लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स एक कंसेप्ट समझा दूं आप लोगों को, ठीक है। मैंने क्वेश्चन इसके ऊपर में रखा नहीं है क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं आपको कंसेप्ट मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूं बेसिकली आप लोगों का। एक कंसेप्ट समझा दूं आपको, अगर आप लोग इच्छित हो तो, ठीक है। चलिए एक कंसेप्ट समझा दो, पीरियोडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ध्यान से समझना, आप लोग एनसीईआरटी में दिया है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जा सकता है आप लोगों से, कहीं पे भी पूछा जा सकता है। कंसेप्ट क्लियर, आपको अपने बच्चों को भी पढ़ाना है तो ये आप समझ लीजिए। हमारे भारत को जो इतना बड़ा इतिहास है उसको कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है, उसी को पीरियोडाइजेशन कहा जाता है। काल खंडीकरण, काल खंड करना, काल को छोटे छोटे खंडों में बांटना, पीरियोडाइजेशन करना। इसकी कोशिश की थी तुम्हारे अंकल जेम्स मिल ने। ये जो जेम्स मिल्स थे फ्रेंड्स, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था ब्रिटिश इंडिया का इतिहास, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया का इतिहास नाम की पुस्तक लिखी थी इन्होंने, ये याद रखोगे आप लोग। ये पुस्तक है ब्रिटिश, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें इन्होंने इंडिया को कौन कौन से 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखिए कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं, जल्दी से लिखो आप लोग। कौन से 3 पार्ट में डिवाइड किया था उन्होंने, जेम्स मिल्स ने, ये भाई साहब थे जेम्स मिल्स, इन्होंने डिवाइड किया था। हिंदू इंडिया, बोला कि पहले हिंदू राजा हुआ करते थे, फिर बाद में मुस्लिम राजा आ गए भारत में, और फिर ब्रिटिश राज आ गया, ब्रिटिशर्स आ गए। तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश भारत में किसने डिवाइड किया था, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा फ्रेंड्स। आंसर आपका होगा जेम्स मिल्स। जेम्स मिल्स एक स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे, उन्होंने पुस्तक लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम से, ब्रिटिश राज का इतिहास, हिंदू मुस्लिम इंडिया। क्या ये सही था इनका क्लासिफिकेशन, हाँ या ना में जवाब दो। क्या ये क्लासिफिकेशन सही था उनका? क्या हमारे प्राचीन भारत में केवल हिंदू राजा हुआ करते थे क्या? अरे यार आप इतने महान लोग हो, आप लोग खुद समझदार हो, ठीक है, जेम्स मिल्स से कम थोड़ी हो आप लोग, ठीक है। आप लोगों के पास भी अपना दिमाग है, मेरे बच्चे बड़े होके क्या पता आप लोग भी कोई बुक वगैरह लिख दो अच्छी खासी आगे जाकर। क्या हिंदू राजा थे केवल प्राचीन भारत में? नहीं, जैन थे, बौद्ध थे, कुछ नास्तिक थे, कुछ आजीविका पंथ से बिलोंग करते थे। तो केवल हिंदू राजा थे प्राचीन भारत में, ये बोलना गलत है। मुस्लिम मध्यकालीन भारत में केवल मुस्लिम राजा थे, ये भी बोलना गलत है, क्योंकि कई सारे और दूसरे राजा भी हुआ करते थे उस समय में। राजपूताना, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, अलग अलग राज्य में, अलग अलग इलाकों में अलग अलग धर्म के राजा हुआ करते थे, और ब्रिटिशर्स भी हमेशा रहे नहीं। तो इनका ये जो क्लासिफिकेशन है ये गलत है। इनका क्या मानना था कि केवल
भारत में राजा लोग आए, उनका धर्म चेंज हुआ। पहले हिंदू राजा थे, फिर मुस्लिम आए, फिर ब्रिटिशर्स आ गए, और बाकी हम लोगों ने कोई तरक्की नहीं की। हम लोग जैसे के वैसे ही रहे, जंगली। हम लोगों ने कुछ तरक्की नहीं की, ऐसा जेम्स मिल भाई साहब का मानना था। तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश मतलब कि सिर्फ राजा का धर्म चेंज हुआ, ऐसा इनका मानना था। दूसरा एक है फ्रेंड्स इनका क्लासिफिकेशन। आप खुद बताओ अपने हिसाब से, अपने दिमाग, अपने माइंड का इस्तेमाल करके। एक तरीका होता है एंशियंट, मिडिवियल और मॉडर्न हिस्ट्री में बांटना, आधुनिक, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत में। लेकिन फ्रेंड्स ये जो परिकल्पना है ना, ये वेस्टर्न कंट्रीज से ली गई है, वेस्टर्न कंट्रीज से ली गई है। जो पश्चिमी देश है वहां से ली गई है। पश्चिमी देश में आधुनिक इतिहास का मतलब होता है जब वहां पर में जो है लिबर्टी आ गई थी, ठीक है, लिबर्टी आ गई थी। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रेंड्स आजादी, ठीक है। वहां पर में इक्वेलिटी थी लोगों के पास में, वहां पर में डेमोक्रेसी आ गई थी, डेमोक्रेसी आ गई थी वहां पर में। लेकिन आप बताओ, क्या हमारे भारत के अंदर में आज भी हम बोल सकते हैं हमारे भारत में इक्वेलिटी है? क्या हम बोल सकते हैं कि आज से 200 साल पहले भारत में लिबर्टी थी, डेमोक्रेसी थी? नहीं ना। तो हम कैसे मान ले कि हमारा भारत में आज से करीब 300-400 साल पहले आधुनिक भारत का इतिहास शुरू हो गया था? तो ये जो तरीका है प्राचीन, मिडिवियल और मॉडर्न, ये पश्चिमी देशों के लिए सही है, पश्चिमी देशों के लिए, क्योंकि वहां पर में ये सीक्वेंस फॉलो हुआ। बट भारत में मॉडर्न हिस्ट्री कब स्टार्ट हुई, इसके ऊपर में विवाद है। भारत में कब से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है? तो ये परिकल्पना एंशियंट, मिडिवियल और मॉडर्न वाली, ये पश्चिमी देशों के लिए सही है, हमारे भारत के लिए सही नहीं है। पश्चिमी देशों में ये जब चीजें शुरू हुई थी, विज्ञान, रीजनिंग, जिसको कारण या फिर तर्क बोलते हो आप लोग, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, भारत में कब शुरू हुई पता नहीं। स्वतंत्रता मिली 1947 में, लेकिन उसके बाद में भी हमारे यहाँ समानता नहीं थी बहुत समय तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए आप लोग। ये मैंने पीरियोडाइजेशन आपको समझाया है, बस मुझे उम्मीद है कि आप इसके ऊपर में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ऐसे मैं आपका पूरा सिलेबस करूंगा, बस आप लोगों को जो है यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहना है फ्रेंड्स। 2000 क्रॉस हो चुके हैं, 1000 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से ऐसे ही आप लोग इसका नंबर बढ़ाते रहिए जी। 2000 हो गए फ्रेंड्स, 1000 लोगों की कमी है। जल्दी से आप सभी 2000 लोग एक साथ शेयर मारिए, आप सभी लोग एक साथ सभी जगह पे शेयर मार दीजिए, हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। धोलावीरा के बारे में बात हो रही है, और धोलावीरा और लोथल दोनों के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, धोलावीरा की अगर मैं बात करूं तो धोलावीरा ये यहां पर मैं आप लोगों का रण ऑफ कच्छ में, ठीक है, रण ऑफ कच्छ में खादिर बेट नाम का एक, खादिर बेट मतलब वहां पर में एक तालाब है छोटा सा, खादिर बेट, वहां पर में लोकेटेड है धोलावीरा नाम का एक टापू। धोलावीरा की बात करें हम लोग तो धोलावीरा जो है वो बोल रहा है यहाँ पर में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। क्या ये बात सही है? धोलावीरा 2 पार्ट में डिवाइडेड था? बताइए एक बार, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था इसके बारे में, देखिए कितने लोग इसको याद रख पाए हैं, क्योंकि रिवीजन करवा रहा हूं मैं आप लोगों को सारी की सारी, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है फ्रेंड्स कि हड़प्पा की जो लिपि है, जो ये इस प्रकार की दिखती है हड़प्पा की लिपि, आप लोग पढ़ पा रहे हो क्या इसको? कोई पढ़ पा रहा है? बता दो, आपको नोबेल प्राइज वगैरह मिल सकता है कुछ आपको, ठीक है, अगर पढ़ लिया आप लोगों ने इसको तो, ठीक है। तो हड़प्पा की जो लिपि है फ्रेंड्स, आपको धोलावीरा में पत्थरों पर, सफेद पत्थरों पर और कई बार तो लकड़ियों के ऊपर में भी लिखी हुई मिली है। क्या ये सही है? तो देखो धोलावीरा है कहां पर में, पहली बात तो ये, क्योंकि ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट शहर है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। धोलावीरा है गुजरात में, गुजरात लिखो सभी लोग, गुजरात में है। गुजरात में कहां पर में है ये धोलावीरा? कहां पर में? गुजरात में। गुजरात में ये है फ्रेंड्स कच्छ में, ठीक है, रण ऑफ कच्छ में, रण ऑफ कच्छ, ठीक है। तो रण ऑफ कच्छ जो है आप लोगों का वहां पर में आप लोगों को मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है, रण ऑफ कच्छ के अंदर में। रण ऑफ कच्छ में भी कहां पर में है ये? रण ऑफ कच्छ में खादिर बेट है, ठीक है, खादिर, ठीक है, बेट। तो खादिर बेट जो है आप लोगों का रण ऑफ कच्छ के अंदर में, रण ऑफ कच्छ के अंदर में खादिर बेट जो है वहां पर में ये एक टापू है धोलावीरा। ये 2 नहीं 3 पार्ट में डिवाइडेड था, 3 पार्ट्स के अंदर में, 3 पार्ट में डिवाइडेड था। तो पहला वाला पॉइंट गलत है आप लोगों का। हड़प्पा लिपि यहां पर में बड़े बड़े अक्षरों में सफेद पत्थर और लकड़ी पर मिली हुई है आप लोगों को, ये बिल्कुल सही है सेकंड वाला। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। धोलावीरा रण ऑफ कच्छ के अंदर में, कच्छ के रण में खादिर बेट के पास में स्थित है, ये याद रखना है, रण ऑफ कच्छ में स्थित है, ठीक है। धोलावीरा 3 भाग में विभाजित था, 2 नहीं 3 भाग में विभाजित था। ये क्वेश्चन बड़ी बड़ी एग्जाम्स के अंदर में पूछा जाता है फ्रेंड्स। धोलावीरा 3 पार्ट में विभाजित था, लिख दो सभी लोग। धोलावीरा अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया, इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है। यहां पर मैं आप लोग देखिए इस प्रकार से फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो कि पत्थरों से, पत्थरों के ऊपर में और लकड़ी के ऊपर में यहां पर में लिखा गया है। आप देखिए यहां पर में पत्थर, सफेद पत्थरों पर, लकड़ी के ऊपर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है हड़प्पा लिपि को,
है ना, आप देख पा रहे हो यहाँ पर में, देखिए यहाँ पर में ये पत्थरों के ऊपर में लिखा गया, सफेद पत्थरों से लकड़ी के ऊपर में लिखा गया है हड़प्पा लिपि के अंदर में। ये कहीं और नहीं मिलता आप लोगों को, केवल धोलावीरा में मिलता है आप लोगों को ये चीज, धोलावीरा के अंदर में, केवल और केवल धोलावीरा के अंदर में, इस प्रकार से। तो ये आप लोगों का जो है आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, केवल दूसरा वाला सही है। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोथल वाला। मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा आपको, बस आप लोगों को चाहिए कि आप लोग यहाँ पर मेरे को पता लगना चाहिए कि आप लोग पढ़ रहे हो। अगर आप पढ़ रहे हो तो मैं आप लोगों को पूरा पढ़ाऊंगा। बताइए जी हाँ, 40वें नंबर की हेरिटेज साइट घोषित हुई है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये आपका केवीएस में भी आ सकता है वो क्वेश्चन कि कौन सी वाली जगह है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया, केवीएस में पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। देखिए यहां ऑप्शन नीचे में दिए हुए हैं फ्रेंड्स, आप लोगों को ऑप्शंस नीचे में दिए हुए हैं लोथल के बारे में। लोथल जो है फ्रेंड्स ये रण ऑफ कच्छ के पास में लोकेटेड है, ऐसा बोल रहा है। क्या ये सही है? लोथल, लोथल नाम की एक जगह है जो रण ऑफ कच्छ के पास में स्थित है। लोथल एक इंपॉर्टेंट शहर था जहां पर में आपके पत्थरों से, ठीक है, शेल से और मेटल से आप अलग अलग चीजें बनाते थे, ऑब्जेक्ट्स बनाते थे। ये इस प्रकार से पत्थरों से, मेटल से, सीप जो थी उससे अलग अलग चीजें बनाते थे, आप महत्वपूर्ण चीजें बनाते थे, वस्तुएं बनाते थे। ध्यान से समझना आप लोग, आज के बाद आप लोगों का ये डाउट हमेशा 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 के लिए क्लियर हो जाएगा। इस इमेज को देखिए आप लोग देख पा रहे हो, यहां पर में है धोलावीरा और यहां पर में है कच्छ, पूरा ये कच्छ का इलाका है। तो कच्छ में क्या है आपका? लोथल है, ये लोथल है या फिर धोलावीरा है कच्छ में? आप बताओ, आप लोग टाइप करके बताएंगे जल्दी से, देखें कितने लोग बता पाते हैं। तो लोथल जो है कच्छ में नहीं है फ्रेंड्स, कच्छ दूर है। यहां पर में देखिए आप, कच्छ दूर है उससे, लोथल से। लोथल जो है ये जो है खंबात की खाड़ी के पास में है आप लोगों का, इसको बोला जाता है खंबात की खाड़ी, ठीक है, खंबात, ठीक है, खंबात की खाड़ी जो आप लोगों की बेसिकली खाड़ी जो है यहाँ पर में, जो ये तीन तरफ से जो पानी से घिरा हुआ होता है ना, उसको बोला जाता है खाड़ी। तो तीन तरफ से जमीन है फ्रेंड्स आप लोगों की, तो ये खाड़ी आप लोगों की एक खंबात की खाड़ी है। यहाँ गुजरात में छोटा सा पानी ऊपर की तरफ में जाता है। अगर आपने गुजरात का मैप देखा हो तो आप लोग देख पा रहे होंगे। मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ जूम करके दिखा भी देता हूँ। ये यहाँ पर मैं आप लोग देखिए गुजरात के मैप के अंदर में ये इधर साइड में इस प्रकार से बनता है, ये इसको खंबात की खाड़ी बोला जाता है, ठीक है, खंबात की खाड़ी है। यहाँ पर में खंबात की खाड़ी है आप लोगों की। नाउ तो आप लोगों का लोथल जो है फ्रेंड्स ये रण ऑफ कच्छ में नहीं है, कहां पर में है? ये खंबात की खाड़ी में है। लिखो सभी लोग, खंबात की खाड़ी के अंदर में है, खंबात की खाड़ी के पास में है ये, ना कि रण ऑफ कच्छ में। तो पहला वाला गलत है आपका, क्योंकि रण ऑफ कच्छ में क्या है? रण ऑफ कच्छ में धोलावीरा है, धोलावीरा है, पहला वाला गलत हो गया। उसके बाद में फ्रेंड्स लोथल में पत्थर, सीप और धातु से बनी हुई वस्तुओं का निर्माण किया जाता था, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि लोथल जो है एक पत्तन नगर था। पत्तन नगर का मतलब होता है जहां पर में बहुत सारे जहाज आकर रुकते हो, और यहाँ पर में बहुत सारे मेटल्स लाए जाते थे, कीमती पत्थर लाए जाते थे, सीप मिलती थी वहां समुद्र के किनारे होने के कारण। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से लोथल में काफी सारी वस्तुएं बनती थी, और यहाँ बनने के बाद में उसका व्यापार होता था अलग अलग जगहों पे। तो पत्थर, सीप और धातु से कई सारी वस्तुएं बनती थी। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ओनली 2, ठीक है। तो लोथल जो है फ्रेंड्स गुजरात में साबरमती नदी की एक सहायक नदी है, भोगवा नदी बोलते हैं उसको, उसके किनारे पे बसा हुआ है ये लोथल। खंबात की खाड़ी के पास में है, ना कि रण ऑफ कच्छ के पास में, ठीक है। और यहां पर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है, कीमती पत्थर वगैरह बहुत सारे मिलते हैं। पत्थर, सीप, धातु से बनने वाली वस्तुओं का महत्वपूर्ण केंद्र था ये, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी आंसर कर दो, क्योंकि मैं पूरा सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट करा रहा हूं, इसी वजह से मैं चाहूंगा कि आप लोग जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स इसको लाइक एंड शेयर करते रहे। और मैं आपको फिर से बता दूं, जो बच्चे जुड़े हैं, मैं आपके पूरा सिलेबस कराऊंगा आप लोगों को, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, ठीक है, ज्योग्राफी, उसकी पेडागोजी, ठीक है, ये पूरा कराऊंगा। और उसके बाद में एक टेस्ट होंगी आपकी बाकायदा, जैसे आपकी एग्जाम होती है ना, बिल्कुल वैसी ही एक टेस्ट होंगी। 60 में से 60 का टारगेट करना है, पूरा पढ़ाऊंगा पहले, आप लोगों के साथ में हूं मैं, पूरा पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा, ठीक है, और फिर टेस्ट लूंगा आपकी, ठीक है। तो आप लोग रेडी हो तो पूरा पढ़िए, अगले जो भी 4-5 दिन पढ़ने वाले हैं पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट, पूरी रिवीजन। और ये आपको केवल सीटेट नहीं फ्रेंड्स, पूरे जिंदगी भर अलग अलग एग्जाम्स में काम आएगा। आप विचार कीजिए यहाँ पर में कि कौन सी चीज कहां से लाई जाती थी हड़प्पा के समय काल के अंदर में। यहाँ थोड़ा सा देख लेना, हड़प्पा सभ्यता के समय की बात हो रही है, ठीक है, हड़प्पा के बारे में बात हो रही है यहाँ पर में। हड़प्पा में कौन सी चीज कहां से आती थी? कॉपर ईरान से, टिन ओमान से, गोल्ड
कर्नाटक से। देखिए फ्रेंड्स, सोना जो है ये कर्नाटक से आता था, ये तो बिल्कुल सही बात है, ये आप हमेशा के लिए याद रख लो। हड़प्पा वासी गोल्ड कहां से लाते थे? कर्नाटक से लेकर आते थे, ठीक है, दक्षिण भारत में कर्नाटक से लेकर आते थे। लेकिन बाकी की चीजों की अगर मैं बात करूं तो कॉपर ये लोग लेकर आते थे राजस्थान और ओमान से। ओमान एक वेस्ट एशियन कंट्री है, ठीक है, पश्चिम एशिया में एक कंट्री है ओमान नाम की, ठीक है, वहां से और राजस्थान से कॉपर मिलता था। टिन कहां से लेकर आते थे ये लोग? अफगानिस्तान और ईरान से। अफगानिस्तान और ईरान से टिन लेकर आते थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। सोना लेकर आते थे कर्नाटक से, आपको पता ही है कर्नाटक में सोने की खदानें हैं। और कीमती पत्थर आपका आता था गुजरात से, ईरान से और अफगानिस्तान से, ठीक है। तो टिन भी आता था अफगानिस्तान ईरान से, और कीमती पत्थर भी आता था ईरान अफगानिस्तान, और साथ में गुजरात से भी आता था कीमती पत्थर। तो ये अलग अलग रॉ मटेरियल से जो अलग अलग जगह से लाए जाते थे। तो रॉ मटेरियल्स या जो कच्चा माल है वो कहाँ से कौन सा वाला आता था आप लोगों का? अगर मैं तांबे की बात करूं, कॉपर की, ठीक है, तो कॉपर आता था आप लोगों का फ्रेंड्स, मेरे साथ साथ में लिखो, चलो आप लोग लिखो मेरे साथ में कमेंट बॉक्स के अंदर में, आप लोग लिखो, राजस्थान से आता था, ठीक है, और आप लोगों का ओमान से आता था, राजस्थान और ओमान लिख दो। टिन कहां से आता था आप लोगों का? टिन भी लिख दो। टिन आता था फ्रेंड्स आपका अफगानिस्तान से और ईरान से, अफगानिस्तान और ईरान से। गोल्ड तो सही है, ये ऊपर नीचे लिखा हुआ है तो पहला और दूसरा वाला गलत है आपका, ठीक है, चलो गुड। तो ऐसे आप लोग आंसर करते रहिए फ्रेंड्स, आप लोगों का बिल्कुल सारे के सारे आंसर आप लोग आगे में दे पाओगे सही सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। पूरा सिलेबस होने वाला है आप लोगों का, ठीक है, 2350 के करीब लोग हो चुके हैं फ्रेंड्स, 750 लोगों की जरूरत है। जल्दी से एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे और लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि रीच बढ़ती जाए वीडियो की। देखिए हड़प्पा के बारे में आप लोगों से बात हो रही है। हड़प्पन्स वर अवेयर ऑफ कॉटन। हड़प्पा के लोग कॉटन के बारे में, कपास के बारे में जानते थे। आप लोग बताइए कि क्या हड़प्पा के लोग कपास के बारे में जानते थे? हड़प्पा वासियों को तकली सुतली का पता नहीं था। तकली सुतली क्या होती है? टकली और सुतली, ठीक है, ये तकली है, तकली पढ़ना है इसको, तकली। बताओ, थोड़ा सा भी अगर आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा तो आप लोग आंसर कर पाओगे, नहीं भी किया है तो कोई भी दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को क्लियर करवा देता हूं यहां पर मैं। चलिए आप लोगों के आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। देखिए हड़प्पा के बारे में अगर हम लोग बात करें फ्रेंड, तो ये लोग कपास के बारे में जानते थे, बिल्कुल सही बात है। कैसे पता हमको ये लोग कपास के बारे में जानते थे? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में या जो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की इलाकों में जब हमने खुदाई की तो काफी सारे हमको इक्विपमेंट्स या काफी सारी वस्तुएं मिली है। जैसे फूलदान मिल गया, तो फूलदान से कपास का कुछ टुकड़ा लगा हुआ मिल गया हमें, ठीक है, या गमलों से लगा हुआ कोई कपास का टुकड़ा मिल गया, छोटा मोटा, कपड़ों के छोटे छोटे से टुकड़े मिल गए, या मेहरगढ़ के अंदर में हमें पता चला कि कपास की खेती होती थी आज से करीब 7000 साल पहले। तो इससे पता चलता है हड़प्पा के लोग कपास के बारे में जानते थे। हड़प्पा वासी को तकली सुतली का पता नहीं था। तकली और सुतली इसको बोला जाता है। ये देखिए, ये इस प्रकार से, जिसमें धागा गूंदा जाता है। तो धागा गूंदने के लिए जिस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है, जिस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, इसको तकली और सुतली बोलते हो आप लोग। इनको तकली सुतली के बारे में नहीं पता था, बोल रहे नहीं पता था, पता नहीं था, ये गलत है फ्रेंड, उनको पता था उसके बारे में, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को खुदाई में ये तकली और सुतली भी मिली है वहां से। तो ये आपका गलत हो गया, पहला वाला सही है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो कपास के बारे में आपको पता चलता है कि करीब 7000 साल पहले कोई एक इलाका था जहां पर में कपास उगाई जाती थी। कमेंट करो जल्दी से आप लोग, सभी लोग एक साथ कमेंट मारो इस चीज को, 7000 साल पहले कपास कहां उगाई जाती थी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ठीक है। 7000 साल पहले कपास उगाई जाती थी आप लोगों की मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहां मिलेगा आज आपको? पाकिस्तान, बलूचिस्तान का जो इलाका है ना पाकिस्तान का, वहां पर में आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप लोगों को जो तकली और सुतली जो है उसके भी सबूत आप लोगों को मिलते हैं कि तकली और सुतली का भी इस्तेमाल हुआ करता था यहाँ पर में, जिसमें ये लोग धागा गूंदा करते थे, धागा गूंद कर रखते थे। तो मतलब कपड़े वगैरह सीना आता था इन लोगों को। नाउ फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं आप लोगों का, मैं जैसे धीरे धीरे आप लोगों को और आगे की तरफ में लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। ये सारे कंसेप्ट है जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे इसको पढ़कर जाए। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स आपको बताना है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेसोलिथिक और मिडल स्टोन एज। मेसोलिथिक एज के बारे में, मध्य पाषाण युग। अब ये मध्य पाषाण युग क्या है? मध्य का मतलब क्या होता है? बीच में। मान लीजिए कि आप लोग 3 भाई हो और आप बीच वाले हो, तो आपसे कोई बड़ा होगा और आपसे कोई छोटा होगा, आप बीच के हो, है ना, मतलब बीच के हो मतलब कि इन द सेंस 2 भाइयों के बीच में हो, मध्य में हो आप, है ना। तो अगर मान लीजिए यहां पर मैं मध्य की बात हो रही है, तो मध्य की बात हो रही है तो इससे पुराना वाला भी कोई होगा, इससे पुराना वाला कोई होगा और इससे नया वाला कोई होगा, ऐसे ही होगा और क्या होगा?
इससे कोई नया वाला भी होगा, सिंपल सी बात है। मतलब 3 युग होंगे आपके मध्य में अगर कोई है तो यहां पर मैं आपकी बात मध्य युग के बारे में हो रही है, मध्य युग के मिडल एज के बारे में आप लोगों की बात हो रही है। तो क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग, चाहे गलत कर दो लेकिन आप कोशिश तो करो। देखिए आप लोगों को बोला है फ्रेंड्स कि इस अवधि के दौरान पत्थर के औजारों को लघु पाषाण या माइक्रोलिथ कहा जाता था। एक्चुअल में क्या हुआ फ्रेंड्स, ठीक है, एक्चुअल में यहां पर मैं हम लोगों को चुल मची और हम लोगों ने क्या किया, छोटे छोटे पत्थरों के औजार बनाने लगे, छोटे छोटे पत्थरों के औजार, छोटे 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 भाइयों के बड़े भैया नहीं, छोटे छोटे पत्थरों के औजार, ठीक है, छोटे छोटे पत्थरों के औजार बनाने लगे हम लोग। अब ये छोटे छोटे थे, पहले के मुकाबले में छोटे थे, तो हम इसको लघु बोलने लगे, ठीक है, लघु पाषाण, लघु पाषाण क्योंकि पत्थरों से बनते थे तो लघु बोलने लगे हम लोग उनको, लघु पाषाण या सूक्ष्म पाषाण बोला जाता है उनको, लघु पाषाण या सूक्ष्म पाषाण। तो मध्य पाषाण युग जो था आप लोगों का, जो मिडल एज थे आप लोगों का, मेसोलिथिक एज जिसको बोला जाता है, इस अवधि के दौरान पत्थर के औजारों को लघु पाषाण कहा जाता था। बिल्कुल सही बात है, ये याद रखना है आप लोगों ने। मध्यकाल के अंदर में क्या किया था, छोटे छोटे पत्थरों के औजार बनते थे जिनको लघु पाषाण बोलते थे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा फ्रेंड्स यहाँ पर में कि मध्य, आप लोगों को बताना है लघु पाषाण का इस्तेमाल कौन से वाले युग में होता था। चलो, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण या नव पाषाण, जल्दी से बताओ कौन से वाले कालखंड के अंदर में लघु पाषाण का इस्तेमाल होता था, अभी के अभी बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछे जाने की, ठीक है, बन सकते हैं आप लोगों के। पत्थर के औजार आकार में बड़े थे, अरे मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे नीले, अभी तो बताया कि लघु पाषाण थे। बड़े पत्थर के कैसे बनेंगे, छोटे बनते थे वो, छोटे, ठीक है, छोटे बनते थे। मेसोलिथिक कालखंड में पत्थर के औजार का आकार छोटा था, बड़ा नहीं था, छोटा था, तभी तो उसको लघु पाषाण बोलेंगे ना भाई। उसको लघु पाषाण क्यों बोलेंगे, अगर बड़े पत्थर के औजार बनेंगे तो लघु पाषाण क्यों बोलेंगे उसको, दोनों के दोनों एक साथ कैसे सही हो सकते हैं। दूसरा वाला गलत है आप लोगों का, स्टोन्स टूल्स वर ऑफ लार्ज साइज, गलत है आप लोगों का। तो जहां जहां 2 है उसको काट दो। आंसर अरे यार मेरे को तो पढ़ना ही नहीं था सारे के सारे ऑप्शन, मेरे को सिर्फ सेकंड वाला पढ़ना था, खत्म हो गया आपका, ठीक है। इस अवधि के दौरान पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे, मतलब मध्यकाल में पुराने वाले औजार खत्म हो चुके थे। ऐसा थोड़ी होता है, वो आपके मोम के थोड़ी बने थे। पुराने समय में भी जो औजार बने थे इस कालखंड के अंदर में, इस कालखंड में जो बने थे औजार, वो मध्यकाल में भी तो मौजूद रहे होंगे ना, उस समय में भी अवेलेबल होंगे, कहीं ना कहीं पड़े हुए होंगे। अनुपस्थित थे मतलब कि उसका इस्तेमाल ही नहीं होता था, वो थे ही नहीं अस्तित्व में, ये गलत है। अनुपस्थित थे ये बोल रहा है वो गलत है। इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया था आप लोगों को, लेकिन देखिए समझने वाली बात है, समझने वाली बात है कि इस अवधि के दौरान पुराने वाले औजार, मतलब पूरा पाषाण युग के जो औजार थे वो नहीं थे अवेलेबल, ये गलत है आप लोगों का। थे, अवेलेबल थे, तो ये भी गलत है। तो आंसर जो है आप लोगों का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की अपने तरफ से आप लोगों को बिल्कुल ईजीएस्ट वे में समझाने की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को 2400 के करीब आप लोग हो चुके हैं, 600 बस बचे हमारे, जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर कर दीजिए। 12 अगस्त 1665 को बंगाल के दीवान के रूप में किसको नियुक्त किया गया था, दीवान। अब ये दीवान कौन होता है, दीवान का मतलब क्या होता है सर, दीवानी सुना था हम लोगों ने, दीवान नहीं सुना हमने, ठीक है। दीवानी भी हम लोगों ने सुना था वो गाने के अंदर में, ठीक है, कि दीवानी में दीवानी हो गई वाला। तो ये दीवान क्या होता है, तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भी व्यक्ति को जिसके पास में जो है रेवेन्यू के मामले होते हैं, रेवेन्यू मतलब होता है फ्रेंड्स आप लोगों का पैसों से रिलेटेड, राजस्व से रिलेटेड जो अधिकार होते हैं, राजस्व, ठीक है, राजस्व का अधिकार जिसके पास में होता है ना, उसको दीवान बोला जाता है। जो व्यक्ति टैक्स कलेक्ट करता है, पैसे का अपने पास में स्टोर करके रखता है, पैसे जमा करके, ठीक है, उस व्यक्ति को दीवान बोला जाता है। तो बंगाल में टैक्स इकट्ठा करने का और पैसे जमा करने का अधिकार, ठीक है, किसको दिया गया था, 12 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहाफ पर किसने एक्सेप्ट किया था इसको, ये क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग।
देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों से, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहाफ में तुम्हारा भाई थे रॉबर्ट क्लाइव, इन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर कर दिया है यहाँ पर, मैं जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ 658 लोगों ने आंसर किया है और 89% लोगों ने आंसर कर दिया है इसका। 1000 लोगों ने आंसर कर दिया है फ्रेंड्स, उसमें भी जो है आप लोगों का नंबर बढ़ता जा रहा है, बहुत खूब। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स रॉबर्ट क्लाइव। ध्यान से देखिए आप लोग, मैं आपको पूरा बताता हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। 12 अगस्त, देखो ये तारीख भी याद रखना है आप लोगों ने, 12 अगस्त 1765 को 1765 को इलाहाबाद की एक संधि हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल सेना के बीच में। ठीक है, मतलब मुगल सम्राट जो थे उनके बीच में, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान बना दिया गया था। दीवान बना दिया गया था, दीवान साहब। ठीक है, तो दीवान बना दिया गया था। और ये दीवानी अधिकार किसने लिया था, मतलब किसने एक्सेप्ट किया था उस समय में, रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव उस समय में बंगाल मतलब हमारे क्या, ठीक है, उस समय में बंगाल के गवर्नर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी एक्सेप्ट की थी, किससे, मुगल सम्राट बहादुर शाह दो, ठीक है, उनसे, शाह आलम दो, बेसिकली शाह आलम दो से। तो दीवान का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जो फाइनेंस को मेंटेन करता है, जो फाइनेंस को मेंटेन करता है, पैसे इकट्ठा करता है। अब अंग्रेजों का काम क्या था, मान लीजिए कि मैंने आपको बना दिया दीवान। कितने लोग हैं यहाँ पर में जो दीवान बनना चाहते हैं, अपने इलाके के दीवान बनना चाहते हैं। मान लीजिए आपको मैंने सरोजनी नगर का दीवान बना दिया, आपके इलाके का दीवान बना दिया मैंने आपको। अब आपको बोला कि आप अपने मोहल्ले का, ठीक है, टैक्स इकट्ठा करो। आप लोग क्या करोगे उस पैसे का, आपका काम क्या बनता है, पैसे इकट्ठा करो और रोड बनवाओ, वहां पर में खर्च करो, है ना, यही काम बचेगा आप लोगों का। बट आप लोगों ने क्या किया, आपने टैक्स इकट्ठा किया और मूवी देखने चले गए, पिक्चर देखने चले गए आप लोग, ठीक है, कपड़े खरीद रहे हो आप लोग, मतलब पैसे जमा कर रहे हो और अपने ऊपर खर्च कर रहे हो। ये तो गलत बात है ना, है, अरे बताओ यार, गलत बात है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स यही चीज यहाँ पर में हुई कंपनी के साथ में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पैसे इकट्ठा किए हमारे लोगों से और खुद के लिए इस्तेमाल करने लगे। बताओ यार कितनी गलत बात है कि नहीं गलत बात ये। चलो, तो रॉबर्ट क्लाइव जो है फ्रेंड्स, उन्होंने घोषणा की थी 1765 में कि अब हमें दीवान बन जाना चाहिए, और उन्होंने मुगल बादशाह शाह आलम दो जो थे उनके ऊपर में दबाव बनाया और 1765 में दीवानी अधिकार अपने हाथ में ले लिए थे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। स्थायी बंदोबस्त में, परमानेंट सेटलमेंट के अंदर में जो टैक्स इकट्ठा करने का अधिकार होता है वो किसके हाथ में होता है। ठीक है, टैक्स इकट्ठा करने का अधिकार किसके हाथ में होता है ये आप लोगों को बताना है। तो बताइए स्थायी बंदोबस्त, पहली बात तो ये स्थायी बंदोबस्त क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। और इसमें राजस्व एकत्र करने का अधिकार, टैक्स इकट्ठा करने का अधिकार किसको दिया गया था, ग्राम प्रधान को, राजा और तालुकदार को, किसान को, या उपरोक्त में से किसी को भी नहीं। देखिए स्थायी बंदोबस्त जो है फ्रेंड्स, इसके अंदर में क्या था कि जो टैक्स की जो दर थी, टैक्स जो था वो फिक्स्ड कर दिया गया था, परमानेंटली फिक्स कर दिया गया था कि कितना टैक्स लेना है। और ये टैक्स इकट्ठा करने की जिम्मेदारी उस समय के जो राजा और तालुकदार थे उनको दी गई थी। एक्चुअल में ये जो व्यवस्था थी आपकी टैक्स इकट्ठा करने की परमानेंट सेटलमेंट में, ये व्यवस्था लागू की गई थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा के इलाके में। इस इलाके में बंगाल, बिहार और आज का जो उड़ीसा है ना, उस इलाके के अंदर में इसको लागू किया गया था। तो परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त लागू कहाँ हुआ था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। इसके अंदर में क्या किया, ठीक है, 1793 में, उस समय में गवर्नर जनरल थे हमारे भारत के, या बेसिकली बंगाल के गवर्नर जनरल बोला जाता था उनको, चार्ल्स कॉर्नवालिस जो थे, ये याद रखना, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स कॉर्नवालिस। इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, इन्होंने उस इलाके में, मतलब बंगाल बिहार के इलाके में छोटे छोटे से तालुकदार लोग थे जिनकी चलती थी, दादागिरी वगैरह टाइप की चलती थी उन लोगों की, और कुछ छोटे छोटे से राजा थे, छोटे छोटे इलाके के राजा। ठीक है, तो उन लोगों को क्या किया फ्रेंड्स, उन लोगों को यहाँ पर में जमींदार के रूप में नियुक्त कर दिया। तो उस समय के जो राजा थे छोटे छोटे, मान लीजिए कि आप हो कहीं कोई इलाके के राजा हो, कहीं आप इलाके के दादा हो, मतलब दादा दादी, दादा ही समझ लो, दादा ही हो आप। ठीक है, आपकी चलती है उस इलाके के अंदर में, आप तालुकदार हो गए वहां के, मतलब आपकी चलती है, लोग आपके सुनते हैं। तो राजा या तालुकदार जो थे उनको जमींदार के रूप में रिकॉग्नाइज कर दिया, बोला कि आज से तुम लोग जमींदार हो और तुम लोगों की जिम्मेदारी है जाओ किसानों से टैक्स वसूल करो, कुछ हिस्सा हमको दो, बाकी का हिस्सा अपने पास में रख लो। हमको जो हिस्सा तुमने देना है वो परमानेंटली फिक्स्ड है, कितना हमको देना है, अब जाओ तुम जितना वसूल कर सकते हो कर लो।
ठीक है, तो जितना तुम पैसा वसूल कर सकते हो कर लो, हमें एक इनकम तुमको लाकर देनी ही देनी है। अगर तुमने लाकर नहीं दिया तो तुम्हारी जमीन हम बेच देंगे, तुम्हारी जमींदारी किसी और को दे देंगे, अगर तुमने हमको लाकर नहीं दिया तो। ये जो परमानेंट सेटलमेंट है ना, स्थायी बंदोबस्त, इसको सूर्यास्त कानून भी बोला जाता है, सनसेट लॉ। एक तारीख डिसाइड होती थी, उस तारीख के शाम तक, सूरज ढलने से पहले तक इन जमींदारों को, ये जो जमींदार थे ना, कौन थे जमींदार, ये राजा या तालुकदार जिनको जमींदार बना दिया गया था, उनको टैक्स वसूल करके लाकर देना पड़ता था। अगर उन्होंने लाकर नहीं दिया तो इनके बदले में किसी और को जमींदार बना दिया जाएगा उस इलाके का। ओके, चलिए, तो परमानेंटली फिक्स था। चार्ल्स कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया था 1793 के अंदर में। कौन से इलाके में? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर में। ठीक है, चलो नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। 2450 लोग हो चुके हैं फ्रेंड्स, 1500 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर का नंबर बढ़ाते रहिए। स्थायी बंदोबस्त को प्रस्तावित करने वाले गवर्नर जनरल का नाम क्या था? एक बार सभी लोग आंसर कर देंगे ताकि याद हो जाए आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए। स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट। पहली बात तो ये कहां लागू हुआ था, कमेंट करो, सभी लोगों को कमेंट करना है फ्रेंड्स, सभी लोगों को कमेंट करना है कहां पर में लागू हुआ था, कब हुआ था। ठीक है, कब हुआ था ये भी आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे। और ये लागू किया था फ्रेंड्स चार्ल्स कॉर्नवालिस ने, चार्ल्स कॉर्नवालिस ने। ठीक है, आई होप आप लोगों ने यहां पर मैं आंसर कर दिया है। तो ये लागू किया गया था स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट 1793 में। अभी बताया आप लोगों को कहां पर में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के इलाके के अंदर में। स्थायी बंदोबस्त के अंदर में क्या किया गया था, कुछ लोगों को जमींदार बना दिया गया था, जमींदार। ठीक है, जमींदार बना दिया गया था। और जमींदार किसको बनाया गया था? उस समय के जो राजा या जो तालुकदार हुआ करते थे, तालुकदार लोग जो हुआ करते थे, उन लोगों को जमींदार के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। और इन तालुकदार या राजा जो थे जिनको जमींदार बना दिया गया, इनकी जिम्मेदारी थी किसानों से टैक्स वसूल करके लाकर देने की। एक निश्चित अमाउंट था, फिक्स्ड अमाउंट था, स्थायी था, वो परमानेंट था, उतना अमाउंट लाके देना था, बाकी का वो जो जमींदार थे वो रख लेते थे। अगर वो एक निश्चित तारीख के सनसेट तक लाकर नहीं देंगे तो उनकी जमींदारी किसी और को दे दी जाती थी। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने आंसर कर दिया। 78% लोगों ने आंसर किया है जब तक मैं देख पा रहा हूँ इस पोल को, क्योंकि जैसे ही मैं बंद करता हूँ उस समय तक वो नंबर डेटा चेंज हो जाता है। तो चार्ल्स कॉर्नवालिस इसका आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ये 2 पॉइंट आप लोगों को दिए गए हैं, आपको बताना है कौन से वाले सेटलमेंट के बारे में बात हो रही है। मैं आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा फ्रेंड्स, मैं एक टॉपिक उठा रहा हूं और पूरा टॉपिक आपको समझा रहा हूं, पूरा का पूरा टॉपिक। ठीक है, और ये बहुत बड़ी चीज है कि पूरा का पूरा टॉपिक हम लोग यहाँ पर में कर रहे हैं। 2450 लोग हो चुके हैं फ्रेंड, जल्दी जल्दी से एक बार सारे के सारे 2450 लोग एक साथ शेयर कर दीजिए, जहां भी आप कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में। लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहां पर मैं आप लोगों से इस क्वेश्चन की, जो आप लोग आंसर कर पा रहे हो जिस हिसाब से, एक बार इसका पोल भी दे देते हैं। यहां पर मैं बोला गया है कि इस बंदोबस्त की या जो ये टैक्स वसूल करने की जो व्यवस्था थी, इसका आविष्कार किया था हॉल्ट मैकेंजी नाम के अधिकारी ने, पहली बार इसको अपनाया था। इस राजस्व एकत्र करने की जो व्यवस्था थी, ये जो बंदोबस्त था, इसमें गांव का जो मुखिया होता था उसको टैक्स इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। और यहां से आप लोगों का सारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। गांव का जो प्रधान था, जो गांव का मुखिया होता था, वो टैक्स वसूल करके लेकर आता था। और ये वाली थी आपकी महलवाड़ी व्यवस्था के अंदर में, क्योंकि ये जो महल है ना आपका, महल का मतलब ही होता है विलेज। लिखो, महल का मतलब ही क्या था यहाँ पर में, विलेज या फिर आप लोगों का गाँव। ठीक है, गाँव या गाँव का ग्रुप, जो गाँव या गाँव का जो ग्रुप होता था उसको महल बोला जाता था। और ऐसे व्यवस्था जिसमें विलेज या गांव का जो मुखिया होता था उसको टैक्स इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी जाती थी, उसको महलवाड़ी सेटलमेंट बोलते थे। इस व्यवस्था को सबसे पहले हॉल्ट मैकेंजी नाम के अधिकारी ने ट्राई किया था। तो देखिए फ्रेंड, 3 प्रकार की व्यवस्था है आपकी। परमानेंट सेटलमेंट के बारे में हम लोगों ने देखा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के इलाके में ये लागू थी। चार्ल्स कॉर्नवालिस ने इसको ट्राई किया था, सबसे पहले इसको लागू किया था। नाउ फ्रेंड्स, महलवारी सेटलमेंट या महलवारी बंदोबस्त जो था, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। महलवारी बंदोबस्त हॉल्ट मैकेंजी नाम के एक अधिकारी ने ट्राई किया था। कहां पर में ट्राई किया था इसने जो है फ्रेंड्स, ये ट्राई किया था आप लोगों का जो उत्तर पूर्वी जो इलाके थे आपके, उत्तर पूर्वी प्रांत, वहां पर मैं इसको ट्राई किया था। मैं आप लोगों को बताता हूं कहां पर में, मैप आप लोगों का अगर मैं आपको दिखा सकूं। ठीक है, देखिए यहां पर में ये उत्तर पूर्वी जो इलाका था ना, बंगाल
के रिस्पेक्ट में आप देखिए, ये बंगाल है मान लो, बंगाल के रिस्पेक्ट में अगर आप नॉर्थ वेस्ट में जाओगे, उत्तर पूर्व में जाओगे, उत्तर पूर्वी इलाकों में, तो ये जो उत्तर पूर्वी इलाके थे बंगाल के रेफरेंस में, उस इलाके के अंदर में या उत्तर पूर्वी भारत के अंदर में बोल सकते हैं ये महलवाड़ी व्यवस्था लागू थी। तो महलवाड़ी व्यवस्था कहां पर में लागू थी? उत्तर पूर्वी इलाकों के अंदर में, ये याद रखना है। इसमें गांव को इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन माना गया और गांव का जो प्रधान होता था, मान लीजिए गांव का प्रधान है, ठीक है, भिड़े साहब, इनको बोला जाएगा कि भाई आप सभी लोगों से टैक्स वसूल करो और हमको लाकर दे दो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या महलवाड़ी व्यवस्था के अंदर में ये जो अमाउंट था ये फिक्स था? क्या ये फिक्स था अमाउंट? हमेशा इतना ही अमाउंट लिया जाता था क्या? मान लो कि रामलाल को आज 10 रुपए ले रहे हैं रामलाल से अपन, तो क्या ये हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया था? नहीं, हो सकता है कि अगले साल हो सकता है रामलाल की खेती बढ़ गई हो, तो हम बोले रामलाल भाई साहब आप तुमको 12 रुपए देने हैं। तो मतलब ये फिक्स्ड नहीं था, इसको पीरियोडिकली रिवाइज किया जा सकता था महलवाड़ी सेटलमेंट में जो अमाउंट था। अहमद का हो सकता है कि इसको बोला जाए कि तुमको 9 रुपए देना है। जेठालाल अब बड़ा सेठ बन गया है, ठीक है, हो सकता है उसको बोले कि भाई अब तू 20 रुपए का टैक्स देगा। तो फ्रेंड्स बेसिकली मैं बोलना ये चाह रहा हूं आप लोगों को कि ये जो अमाउंट था, ठीक है, वो फिक्स्ड नहीं था, ठीक है, जो अमाउंट लिया जाना था वो फिक्स्ड नहीं था, वो आप लोगों का पीरियोडिकली रिवाइज किया जाता था बार बार कि कितना लेना है, कम करना है, ज्यादा करना है, संशोधन की गुंजाइश होती थी। परमानेंट सेटलमेंट में गुंजाइश नहीं थी। परमानेंट सेटलमेंट में क्या था? परमानेंट सेटलमेंट में जितना एक बार फिक्स कर दिया उतना कर दिया, एक बार जो हमने कमिटमेंट कर दी उसके बाद हम किसी की नहीं सुनते, वो वाला काम था परमानेंट में। महलवाड़ी में नहीं था। महलवाड़ी में महल का मतलब होता है फ्रेंड्स गांव या गांव का ग्रुप, ठीक है, विलेज या विलेजेस का ग्रुप आपका है, और यहां से टैक्स वसूल किया जाता था, ठीक है। टैक्स वसूल करने की जिम्मेदारी किसकी थी? गांव के मुखिया की थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयत का मतलब क्या होता है? एक और व्यवस्था थी आप लोगों की तीसरे नंबर की, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयत का मतलब क्या होता है ये बताएंगे आप लोग। 2500 के करीब लोग हो चुके हैं फ्रेंड्स, 500 लोगों की कमी है, जल्दी से एक बार बता कर दीजिए इसको, जल्दी जल्दी से शेयर आप सभी लोग। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंदर में रैयत का मतलब क्या होता था ये बताना है आप लोगों ने। मैंने पूरा का पूरा टॉपिक आप लोगों का कवर करवा दिया है फ्रेंड्स, इसमें पूरा का पूरा टॉपिक आपका, जो टॉपिक आप लोगों से पूछा जा सकता है सारा का सारा, और ऐसे ही मैं बाकी के टॉपिक्स भी आप लोगों के करवा दूंगा अगर आप लोग चाहोगे तो, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अभी मैं लेता हूं आप लोगों के इसके अंदर में। देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंदर में फ्रेंड्स रैयत का मतलब होता था आप लोगों का किसान। हमेशा याद रखना रैयत का मतलब ही होता है किसान, ठीक है, किसान। अब इसमें क्या होता था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंदर में डायरेक्टली अंग्रेज लोग किसानों के साथ में करार करते थे, उनसे वसूलते थे टैक्स। परमानेंट सेटलमेंट में क्या था? परमानेंट सेटलमेंट के अंदर में फ्रेंड्स आप लोगों का वसूल किया जाता था जमींदारों के थ्रू। इसी वजह से परमानेंट सेटलमेंट को जमींदारी व्यवस्था भी बोला जाता है। महलवाड़ी सिस्टम में गांव के मुखिया को बोला जाता था टैक्स वसूल करके ला कर दो। बट साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत के अंदर में फ्रेंड्स कोई जमींदार थे नहीं। इसी वजह से जब टीपू सुल्तान के इलाके को इन्होंने जीता, अंग्रेजों ने, कौन से इलाके को? टीपू सुल्तान, लिखो जल्दी से, टीपू सुल्तान के इलाके को जब अंग्रेजों ने जीता तो उस इलाके में उन्होंने किया एक एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसमें उन्होंने डायरेक्ट किसानों के साथ में, यहाँ के जो किसान थे, ये इलाका था टीपू सुल्तान का, यहाँ पर में उन्होंने डायरेक्ट किसानों के साथ एग्रीमेंट किया कि तुम हमको टैक्स दो, किसी बिचौलियों को टैक्स नहीं देना, हमको देना है टैक्स। तो फ्रेंड्स कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने सबसे पहले ये रैयतवाड़ी व्यवस्था को ट्राई किया था। अब इसको देखा तुम्हारे भाई मुनरो ने, इसने देखा अरे वाह ये तो बड़ा बढ़िया वाला सिस्टम है। इसने क्या किया? इसने पूरे मद्रास प्रांत में इसको लागू कर दिया, पूरे दक्षिण भारत में। उस समय इस वाले इलाके को मद्रास बोला जाता था। क्या बोलते थे पूरे इलाके को? मद्रास। तो दक्षिण भारत या मद्रास के अंदर में रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। रैयत का मतलब होता है आप लोगों का किसान, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट किसानों के साथ में यहाँ पर में एग्रीमेंट किया जाता था, क्योंकि वहां कोई जमींदार नहीं थे, ठीक है। तो रैयत के साथ या कल्टीवेटर्स के साथ, किसानों के साथ डायरेक्ट एग्रीमेंट किया जाता था। थॉमस मुनरो ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी एक बार, अब पता नहीं सच में मानता था कि सिर्फ बोल रहा था वो। उसने बोला था कि ब्रिटिशर्स को किसकी तरह एक्ट करना चाहिए? फादर के तरह, एक पेरेंटल फादर के तरह एक्ट करना चाहिए और किसानों की रक्षा करनी चाहिए। तो ये कथन किसका था? ये क्वेश्चन आ सकता है कि पेरेंटल फिगर की तरह ब्रिटिशर्स को किसानों की एक फादर की तरह रक्षा करनी चाहिए, ठीक है, और उनसे मतलब जो भी पैसा ले रहे हैं उसके बदले में फादर की तरह उनकी रक्षा भी करनी चाहिए। बट ऐसा कौन करता है? कौन से फादर अपने बच्चों से पैसे लेके उनकी रक्षा करते हैं? चलिए, तो यहाँ पर मैं ब्रिटिशर्स को फादर फिगर की तरह एक्ट करना चाहिए, ये कथन था मुनरो का, ठीक है। ये रैयतवाड़ी सेटलमेंट को मुनरो सिस्टम भी हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसने पूरे मद्रास प्रांत में इसको लागू किया था। वैसे इसको रीड सिस्टम बोलना चाहिए क्योंकि सबसे पहले रीड ने उसको ट्राई किया था, लेकिन
मुनरो ने लागू किया, इसी वजह से उसको मुनरो सिस्टम बोला जाता है। तो रैयतवाड़ी सेटलमेंट के अंदर में रैयत का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? किसान होता है, ये याद रखेंगे आप लोग। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, और पूरा टॉपिक मैं आप लोगों को कवर करवा रहा हूँ, पूरा का पूरा टॉपिक। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही मैं सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों को कवर करवा दूं, ठीक है, तो आप मुझे बता देंगे। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स कि ये जो टॉपिक्स है आप लोगों के, इसकी मैं टेस्ट भी लूंगा, आप लोगों की पूरी टेस्ट लूंगा 60 नंबर की। और कैसे लूंगा टेस्ट, कब लूंगा टेस्ट, ये सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएंगी फ्रेंड्स दानिश एक जो ग्रुप है उसके ऊपर में, तो आप लोग जुड़ सकते हो वहां पर में भी। तो देखिए, भू राजस्व के कौन से समझौते में राजा और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई थी? तो 84% लोगों ने आंसर दिया है फ्रेंड्स स्थायी समझौते के अंदर में, परमानेंट सेटलमेंट के अंदर में। जो परमानेंट सेटलमेंट था, इसमें क्या किया गया था कि जो राजा थे या जो तालुकदार थे, उन लोगों को जमींदार बना दिया गया था और बोला गया था कि आप लोग टैक्स वसूल करेंगे। तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कितना आसानी से आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया। ऐसे ही आप लोग करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते। देखिए, आप लोग ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से आंसर कर दोगे। 81% लोगों ने सही आंसर किया है फ्रेंड्स, बहुत बड़ी बात है। 1200 लोगों के सैंपल साइज के अंदर में 81% लोगों का आंसर करना बड़ी बात है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी आंसर कर दो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका भी आंसर कर दोगे। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है आप लोगों का, बताइए। और ऐसे ही पूरा हफ्ता भर आप लोगों को पढ़ा के मैं फ्रेंड्स पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगा आप लोगों का। बस मुझे चाहिए कि आप लोग पढ़ना चाहते हो क्या। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो मैं पूरा करा दूंगा आप लोगों को सब कुछ, ठीक है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग साथ दीजिए, जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। रियोतवाड़ी सेटलमेंट जो है फ्रेंड्स, सबसे पहले कहां पर में, स्मॉल स्केल पर, छोटे लेवल पर किसने ट्राई किया था? टीपू सुल्तान के इलाके पे। तो टीपू सुल्तान के इलाके के ऊपर में सबसे पहले इसको किसने ट्राई किया था फ्रेंड्स? अलेक्जेंडर रीड नाम का एक अधिकारी था, उसने, ठीक है, रियोतवाड़ी सेटलमेंट में। रियोतवाड़ी में रियोत का मतलब क्या होता है, ये कमेंट करके बताएंगे। रियोत का मतलब क्या होता है, या रैयत का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये बताएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का 80% लोगों ने आंसर दिया है। क्या बात है, मतलब आप लोगों का बिल्कुल बढ़ता ही जा रहा है फ्रेंड्स लेवल, और ज्यादा से ज्यादा लोग सही आंसर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है आप लोगों की। 2500 क्रॉस हो चुके हैं, कांग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के। आप लोग देख सकते हो कि कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने सबसे पहले इसको ट्राई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आप लोगों के मोटिवेशन के लिए, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी लोग। कोशिश कीजिए यार कि आप लोग जो है 90 के पार लेकर जाओ आप लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त में कौन सा वाला रेवेन्यू सेटलमेंट था जिसके अंतर्गत टैक्स इकट्ठा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को दी गई थी? जिम्मेदारी गांव के मुखिया को दी गई थी। चलो यार, आप बता दो, अब तो ये बहुत हो गया, आप लोगों को ये बताना पड़ेगा अभी। 90 से ऊपर लेकर जाना है आप लोगों ने इसको, ठीक है। गांव के मुखिया को जिम्मेदारी दी गई थी, गांव के मुखिया को जिम्मेदारी दी गई थी टैक्स इकट्ठा करने की। तो गांव के मुखिया को टैक्स इकट्ठा करने की जिम्मेदारी किसमें दी गई थी फ्रेंड्स? महलवारी सेटलमेंट के अंदर में। महल का मतलब ही होता है गांव, और महलवारी बंदोबस्त के अंदर में गांव का जो मुखिया होता था वो टैक्स वसूल करता था। हम लोगों ने भिड़े भाई साहब वाला देखा था ना हम लोगों ने अभी, कि जो भिड़े भाई साहब थे हमारे, ठीक है, वो टैक्स वसूल किया करते थे। ये देखो आप लोग, ये भिड़े जो गांव का मुखिया है मान लीजिए, तो गांव का मुखिया जो है वो टैक्स वसूल करके लाके देता था महलवारी सेटलमेंट में। महल का मतलब ही होता था गांव, ठीक है। चलिए, तो आंसर आप लोगों का यहां पर में क्या हो जाएगा? इस केस में 4 हो जाएगा आप लोगों का आंसर, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। महलवारी सेटलमेंट में गांव का मुखिया था। स्थायी बंदोबस्त और जमींदारी बंदोबस्त एक ही चीज है। इसमें जो जमींदार होते थे, जो जमींदार थे, उनको दिया गया था टैक्स वसूल करने का काम, जमींदार लोगों को। जमींदार कौन होते थे उस समय के? राजा या तालुकदार जो लोग थे, तालुकदार लोग, वो लोग हुआ करते थे उस समय के, उनको जिम्मेदारी दी गई थी। और रैयत के अंदर में डायरेक्ट किसानों से लिया जाता था, डायरेक्ट किसानों से, डायरेक्ट जो किसान हुआ करते थे उन लोगों के साथ में एग्रीमेंट किया जाता था, डायरेक्ट रैयतवाड़ी व्यवस्था में। जमींदारी व्यवस्था बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर में लागू थी। जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त एक ही बात है। रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्षिण भारत में लागू थी, साउथ इंडिया में, ठीक है। और महलवारी व्यवस्था उत्तर पूर्वी भारत के अंदर में, उत्तर पूर्वी, बंगाल के कंपैरिजन में उत्तर पूर्व में जाओगे आप, उत्तर वेस्ट में जाओगे, उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट के तरफ में जब आप जाओगे तो नॉर्थ वेस्ट वाले डायरेक्शन के अंदर में आप लोगों को महलवारी सेटलमेंट मिलेगा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में कौन सी वाली व्यवस्था लागू थी? इसका आंसर कीजिए आप लोग।
बंगाल, बिहार और उड़ीसा के वाले क्षेत्र के अंदर में कौन सी वाली थी? पूरा देखिए, मैं आप लोगों को जो मैं पिछले 1 घंटे से जो मेहनत कर रहा था, अब उसका फल मुझे लग रहा है कि मिलने लग रहा है। आप लोग आंसर कर रहे हो, ठीक है, बहुत सारे लोग। अब आपका कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाना चाहिए फ्रेंड्स। लाइक एंड शेयर करते रहे सभी लोग। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में कौन सा वाला बंदोबस्त लागू किया गया था? आंसर कर दो कमेंट बॉक्स में, और यहां पर मैं चैट में भी, पोल में भी आंसर कर दीजिए। सभी लोगों को बता दूं, 5 बजे आ जाया करो आप लोग। मैं आपका नोटिफिकेशन हमेशा डाल देता हूं ताकि आप लोग टाइम पर आ जाए। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में बंदोबस्त जो किया गया था उसको स्थायी बंदोबस्त बोलते थे आप लोग, परमानेंट सेटलमेंट। इसी को जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता था। 82% लोगों का आंसर बिल्कुल सही आया है, परमानेंट सेटलमेंट बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। महलवारी सेटलमेंट जो था आप लोगों का, ये था फ्रेंड्स नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम वाले इलाके में, ठीक है। और रेवतवाड़ी सेटलमेंट था साउथ इंडिया में, मद्रास में, साउथ इंडिया या जिसको मद्रास बोला जाता था आप लोगों का उस समय में। अरे चल जा, ठीक है, मद्रास में। क्या बात है, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है फ्रेंड्स। 80% लोगों का सही आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1400-1500 लोगों के सैंपल साइज के अंदर में करीब करीब 80% लोगों का आंसर आना सही, बहुत अच्छी बात है। ये आप देख सकते हो पूरा का पूरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये एचटेट के अंदर में आया था ये क्वेश्चन। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका भी आंसर कर दे। ये एचटेट का एक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैंने एक बुक में से लिया है इसको, 357 नंबर का था, तो चलो यही दे देता हूं मैं आप लोगों को। बताइए जल्दी से, कौन से वाले इलाके के अंदर में आपका, ये इंग्लिश में नहीं मिल पाया मुझे, अरे यार ये उल्टा सीधा चला गया है शायद, द पोल, नहीं सी है, ठीक है, ABCD। किस प्रांत में रैयतवाड़ी राजस्व प्रणाली लागू की गई थी? रैयतवाड़ी एस्टेट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों का। रैयतवाड़ी बंबई प्रांत में, बंगाल में, मद्रास में या केंद्रीय प्रांत में? केंद्रीय प्रांत जैसा तो कुछ था ही नहीं, तो ये तो कोई मतलब बात ही नहीं होती। मद्रास प्रांत इज द करेक्ट आंसर। मद्रास, साउथ इंडिया के अंदर में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड, मैं चाहूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा पढ़े। ये बड़ा क्वेश्चन है आप लोगों का, आप देख सकते हो ऑप्शन बाद में है, पहले क्वेश्चन पढ़िए। बड़ा वाला क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़े, एक बार पढ़िए। देखो गलत ही होगा ना, ज्यादा से ज्यादा सीखने मिलेगा आप लोगों को फ्रेंड्स। बात मानो मेरी, मैं पोल थोड़ा रुक कर देता हूं आप लोगों को, पोल मैं रुक कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 44 था ये आप लोगों का। मैं, आप लोग पहले इस पॉइंट को पढ़िए, फिर ऑप्शन में बाद में देता हूं आपको। पहले ये डिसाइड करो सभी लोग। 1800 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं, क्या बात है। 2550 लोग हो चुके हैं फ्रेंड्स। और जो भी लोग देख रहे हैं ना इस लेक्चर को, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स कि आप लोग लाइव आ जाया करो 5 बजे, ताकि मुझे भी यार खुशी हो कि शशि सर जो टारगेट्स मुझे देते हैं कि सर 3000 करना है, तो मेरे बच्चे जो है वो कर देते हैं। मैं भी उनको बोल सकूं कि सर ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे सुनते नहीं है, वो भी कर देते हैं। चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं आप लोगों से महलवारी और रैयतवाड़ी राजस्व प्रणाली के बारे में, तो आप लोगों को बोला है A और B, 2 कथन है, आपको दोनों को पढ़ना है और सही आंसर करना है। महलवारी बंदोबस्त जो है आपका बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम में जो प्रांत है वहां थी, और रैयतवाड़ी दक्षिण में थी। महलवारी जो है उसमें गांव का मुखिया टैक्स वसूल करता था, और रैयतवाड़ी में डायरेक्ट किसानों से लिया जाता था पैसा। अब यहां पर में ऑप्शंस ये है आपके, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शंस यहां पर में है, ऑप्शंस का आंसर कीजिए यहां पर देखकर। आई होप आप लोगों ने आंसर जो है वो डिसाइड कर लिया है, तो आंसर यहां पर में कीजिए आप लोग। आंसर्स यहां से कर रहे हैं आप लोगों ने, इस जगह से देखिए और आंसर कीजिए। बड़ा क्वेश्चन था फ्रेंड्स, इसी वजह से उसको तोड़ दिया है मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में। फिर एक साथ दिखाऊंगा क्वेश्चन आप लोगों को। ना तो ए ना ही बी सही है, ना तो ए सही है, ठीक है, केवल ए सही है, केवल बी सही है, और ए और बी दोनों सही है, ये बोल रहा है। बेसिकली सिंपल सा मतलब यही है इसका, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। कितना परसेंट लोगों ने किया है? 52% के लोगों के करीब यहां पर में आंसर सही आए हैं आप लोगों के। चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से यहां पर में, तो आंसर आप लोगों का जो है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। कैसे, ध्यान से समझना आप लोग, मतलब कि दोनों के दोनों सही है, ठीक है, दोनों जो पॉइंट्स थे ना वो आपके सही है। मैं आपको थोड़ा सा इधर में ही बताता हूँ। महलवारी जो बंदोबस्त था आपका, भारत का मैप अगर आप लोग देखोगे रफ वाला, तो बंगाल के कंपैरिजन में, यहां पर में है बंगाल, उसके कंपैरिजन में अगर आप उत्तर पश्चिम में जाओगे तो इस इलाके में आप लोगों को महलवारी बंदोबस्त देखने के लिए मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट में। यहां बंगाल नहीं बोला, यहां पर मैं, आप समझने की कोशिश कीजिए इस पॉइंट को, इसकी भावनाओं को समझो।
क्वेश्चन की भावनाओं को समझो आप लोग। क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है आप लोगों से? क्वेश्चन बोलना चाहता है आप लोगों से कि महलवारी बंदोबस्त बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम में जो प्रांत थे, उत्तर पश्चिम में इधर साइड वाले, उस पर लागू था। तो सही तो बात है। और आप लोगों का जो रैयतवाड़ी सेटलमेंट है, रैयतवाड़ी सेटलमेंट साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में लागू था। सही तो है ये पहला वाला पॉइंट आपका, है ना? पहला वाला सही है। दूसरा वाला बोल रहा है कि महलवारी बंदोबस्त में गांव का जो मुखिया होता था, गांव का मुखिया, वो गांव से टैक्स वसूल करता था। सही है, महलवारी में गांव का मुखिया। दूसरा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंदर में किसानों के साथ एग्रीमेंट किया जाता था। ये भी सही है, क्योंकि रैयत का मतलब ही होता है किसान आपका, है ना? तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों सही है ना आपके। 57% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। जिनका गलत हुआ, आई होप अब उनको समझ में आ गया होगा, आगे से गलती नहीं करेंगे ये, ठीक है? आगे से नहीं करेंगे गलती। समझ आ गया तो, समझ आ गया हो तो बता दीजिए यहाँ पर। में समझ आ गया हो तो बता देंगे एक बार कि जी हाँ सर समझ में आ गया है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 था। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इसका आंसर कीजिए, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन है आपका और मैं चाहता हूं कि इसका आंसर भी आप लोग कर दीजिए। जल्दी जल्दी से बताइए। वेस्ट ले लो, वेस्ट को वेस्ट ले लो, ठीक है? समझ गए दीक्षा पांडे, समझ गए ना आप? ठीक है, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन भी देखिए अच्छा है। अगर आप लोग इसको ध्यान में रखोगे और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर में, तो आप लोगों का बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि काफी सारे लोगों को पता ही नहीं है ये वोड क्या है। उन्होंने जो है ना 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का बस वही पढ़ा है, उन्होंने प्लांट वोड के बारे में नहीं पढ़ा है। तो ये 4 बोतल वोड का वाला नहीं है, ये वोड है। वोड मतलब है पौधा, वोड का पौधा, ठीक है? तो जब जब भी वो गाना सुनो तो ये वाला पूरा कंसेप्ट याद आना चाहिए आप लोगों को। वोड का एक पौधा है जिसका उपयोग कहाँ और क्यों किया जाता है? क्या एशिया में किया जाता है दवाई बनाने के लिए? एक वोड का तो है दवाई वाला, लेकिन ठीक है। यूरोप में नीले और बैंगनी रंग के लिए, अफ्रीका में भोजन के लिए, भारत में नील के लिए। तो बताइए क्या किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्लांट वोड? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्लांट वोड है आप लोगों का, ये यूरोप में इस्तेमाल होता है पहली बात तो एशिया एलिमिनेट, अफ्रीका, इंडिया एलिमिनेट, खत्म हो गया। आंसर इज बी। इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्लू और वॉयलेट कलर को बनाने के लिए, ठीक है? एक पौधा है, ठीक है, वोड नाम का, ये इस प्रकार का पौधा है वोड। इसका इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स नीला कलर बनाने, ठीक है, नीला और बैंगनी कलर बनाने के लिए। ये कहाँ पर में उगता है ये पौधा? वोड नाम का पौधा कहाँ पर में उगता है? वोड नाम का पौधा उगता है फ्रेंड्स आपका जो ऊपर वाले इलाके हैं आप लोगों के, ठीक है, जो टेम्परेट जोन वाले इलाके हैं, वहां पर में ये पौधा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, यूरोप के साइड के अंदर में, ठीक है? तो इंडिगो भारत से जाना कम हो गया। भारत में पहले नील की खेती होती थी, बट भारत से नील की खेती बंद हो गई। नील विद्रोह हुआ था भारत में और भारत से नील जाना बंद हो गया। तो उसका अल्टरनेट क्या था? भारत से जो नील जाता था उसका अल्टरनेट क्या था यूरोप के अंदर में? तो उसका अल्टरनेट था वोड का पौधा। ये जो वोड नाम का पौधा था, ये वायलेट और ब्लू कलर बनाने के काम आता था यूरोप के अंदर में। यूरोप का मतलब उन लोगों के यहाँ पर में उगने वाला पौधा था। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो पौधा था ना आप लोगों का, वोड नाम का पौधा, इससे जो कलर बनता था वो बहुत ही पेल, पेल का मतलब जो है फ्रेंड्स वो होता था हल्का कलर होता था, बहुत ही हल्का कलर होता था और जो है अच्छा नहीं लगता था, मतलब गहरा कलर नहीं आता था उससे, डार्क कलर नहीं बनता था, पेल और डल कलर बनता था उससे। हमारा इंडिगो बहुत ही प्यारा सा कलर देता था, एकदम अच्छा वाला नीला नीला सा कलर। लेकिन ये जो वोड था ना, ये अच्छा कलर नहीं देता था। तो आप बताओ, अगर आप बिजनेस मैन होते या बिजनेस वुमेन होते तो आप क्या प्रेफर करते? इंडिगो प्रेफर करते या वोड को प्रेफर करते? आप बताओ यार, आप भी इतने समझदार लोग हो, आप लोग भी बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन बन सकते हो। आप बताइए, आप वोड को प्रेफर करेंगे या इंडिगो को प्रेफर करेंगे? ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स, आप लोग कोशिश करोगे कि आप लोग जो है वोड को ना प्रेफर करके इंडिगो प्रेफर करो। तो क्या होगा कि जो वोड के जो मालिक, जो वोड उगाने वाले लोग थे, वो नाराज हो गए कि हमारा वोड बिक नहीं रहा, हमारा वोड बिक नहीं रहा। उनको नुकसान हो रहा था, क्योंकि भारत से जितना भी इंडिगो जाता था वो यूरोप में जो फैक्ट्री मालिक थे, फैक्ट्री वाले लोग कलर करने के लिए इंडिगो को प्रेफरेंस देते थे। तो वोड वाले लोगों ने क्या किया था फ्रेंड्स, जो यूरोप की जो सरकारें थी उन पर दबाव बनाया कि इंडिगो के ऊपर में पाबंदी लगा दो, इंडिगो को आने मत दो भारत के अंदर में। तो काफी समय तक फ्रेंड्स इंडिगो के आने के ऊपर में पाबंदी लगा दी गई थी इन लोगों के दबाव के कारण, ये जो वोड उगाने वाले लोग थे ना उनके दबाव के कारण। बट बाद में धीरे धीरे इंडिगो के ऊपर में से बैन हटा दिया गया और फिर भारत के अलावा दुनिया के और हिस्सों में भी वोड जो इंडिगो है वो उगाना चालू किया गया। तो आपको याद रखना है कि जो वोड है, प्लांट, वोड नाम का प्लांट, ये यूरोप का है और ये ब्लू और वॉयलेट कलर के लिए, ब्लू और वॉयलेट कलर जो है फ्रेंड्स उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था यूरोप के अंदर में, ठीक है? चलिए, इंडिगो का अल्टरनेट था वो। महल का क्या अर्थ है बताओ?
महल का अर्थ क्या है सर? ये कैसा सवाल है? महल का आंसर तो हमको पता है, महल मतलब महल होता है सर, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार क्या अर्थ है ये बताना है आप लोगों ने। बताइए महल का मतलब क्या होता है सभी लोग? क्या बात है फ्रेंड्स, 1900 प्लस लाइक्स हो चुके हैं, मतलब 2000 आज हो जाएंगे आप लोगों के लेक्चर के बीच में ही। बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप लोग लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स। और कल भी आप लोगों की क्लास होगी, ये याद रखना है आप लोगों ने, 5 बजे ही। तो व्हाट इज महल, व्हाट वाज महल? विलेज हेडमैन, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस, फार्मर्स। तो देखिए फ्रेंड्स, महल का मतलब यहाँ पर में 65% लोगों ने सही आंसर दे दिया है। महल का मतलब है आप लोगों का विलेजेस या फिर ग्रुप ऑफ विलेजेस, गांव या गांव के ग्रुप, ठीक है। गांव या गांव का जो समूह है जहां से टैक्स वसूल किया जाता था उसको विलेज, उसको महल बोलते थे। तो ये आपको याद रखना है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। 70% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आप देख सकते हो एनसीईआरटी में दिया है। महल का मतलब क्या है? एक राजस्व इकाई जो एक गांव या गांव से मिलकर बनती है, जहां से लोग टैक्स वसूल करते थे अंग्रेज लोग। इसी की वजह से एक महलवारी व्यवस्था बनी थी। महलवारी व्यवस्था के अंदर में फ्रेंड्स राजस्व इकट्ठा करने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? राजस्व इकट्ठा करने की जिम्मेदारी आप लोगों की दी गई थी गांव के मुखिया को। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। इंडिगो की खेती के 2 मुख्य प्रणालियां कौन सी है? नील की खेती के 2 प्रणालियां है, 2 प्रकार से नील की खेती की जाती है। आप लोगों को बताना है नील की खेती 2 प्रकार से की जाती है। कौन कौन से 2 प्रकार है जहां से नील की खेती की जाती है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी लोग। नील की खेती 2 प्रकार से की जाती है, निज और रैयती, रैयती और महल, निज और जैद, जैद और रबी। बताइए नील की खेती के प्रकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, और मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों को फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को। पहले आप आंसर कर दीजिए। जी, तो देखिए इंडिगो की जो खेती है फ्रेंड्स, नील की जो खेती है, उसके 2 प्रकार है आप लोगों के, निज और रैयती। अब ये निज सिस्टम और रैयती सिस्टम क्या होता है समझने की कोशिश करना। नील जो होता है आप लोगों का, ये आप लोगों को पता होगा, कपड़ों को रंगने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पौधा है, ठीक है। पत्तियां होती है उसकी पत्तियों से जो है आप लोग कलर बनाते हो, नील कलर, नीला कलर बनता है, और उसका इस्तेमाल फिर फैक्ट्री के अंदर में बागान मालिक जो है वो बेसिकली कपड़ों को रंगने में करते हैं। तो निज जो इंडिगो है आपका, नील उगाने की जो पद्धति है वो 2 प्रकार की हो सकती है। एक हो सकती है निज सिस्टम और एक होती है रैयती सिस्टम। अगर बागान मालिक मतलब होता है फ्रेंड्स जो व्यक्ति नील का कलर बनाना चाहता है उसको बागान मालिक बोलते हैं। बागान मालिक, ठीक है, बागान मालिक, इंग्लिश में उसको बोला जाता है प्लांटर्स। जो प्लांटर्स होते हैं आप लोगों के, अगर वो खुद अपनी जमीन लेकर, खुद की जमीन के ऊपर में, निजी जमीन के ऊपर में अगर वो नील उगा रहे हैं, ठीक है, नील की खेती कर रहे हैं खुद की जमीन पर, तो उसको निजी सिस्टम बोला जाएगा। अगर ये बागान मालिक किसानों को, ठीक है, जो किसान होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, ठीक है, किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं और किसानों को कॉन्ट्रैक्ट पर नील की खेती करने के लिए दे रहे हैं, तो उसको बोला जाएगा रैयती सिस्टम। ये डिफरेंस समझो आप लोग। अगर बागान मालिक खुद की जमीन पर खेती कर रहे हैं, नील की, मजदूर ला रहे हैं, खुद का पैसा लगा रहे हैं, खुद का बीज सब कुछ खुद कर रहे हैं, तो इसको बोला जाएगा निजी सिस्टम। और अगर बागान मालिक या प्लांटर्स जो नील बनाना चाहते हैं वो किसानों के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, एग्रीमेंट को सट्टा बोला जाता था उस समय में, ठीक है, वो कर रहे हैं, तो ये रैयती सिस्टम, क्योंकि रैयत का मतलब ही होता है किसान, तो किसान के साथ अगर एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसको रैयती सिस्टम। तो निजी सिस्टम और रैयती सिस्टम, ये 2 प्रकार के सिस्टम हुआ करते थे। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं इसमें डिफरेंस बताना चाहूंगा आप लोगों को, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है आप लोगों की। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जो प्लांटर्स होते थे, मतलब बागान मालिक, ठीक है, बागान मालिक, यह ध्यान से समझना आप लोग, खुद अपनी जमीन पर जब नील का उत्पादन करते थे, देखो ध्यान से समझना, जब खुद अपनी जमीन के ऊपर में नील का उत्पादन करते हैं तो उसको निजी सिस्टम बोला जाता है। लिख दो जल्दी से, खुद की जमीन पर नील का उत्पादन मतलब निजी सिस्टम। मजदूरों को काम पर लगाते थे, खुद की जमीनें तो भाड़े पर मजदूर लाना पड़ेंगे, तो मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे, ठीक है, किराए पर या उनको पैसे देकर मजदूरी करवाते थे उनसे। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर हो सकती है फ्रेंड। देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, नील जो है ना बड़ा डिमांडिंग वाला पौधा है, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। वो बोलता है कि भाई मेरे को ऐसी जमीन चाहिए जहां पर जो बहुत ज्यादा उपजाऊ हो, बिना उपजाऊ वाली जमीन के ऊपर में नील नहीं उगता। तो नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर की जा सकती थी। ऐसी जमीन पर आबादी बहुत ज्यादा है, पहले से ही लोग हैं वहां पर में। अरे आप सोचो कि कोई एक उपजाऊ जमीन है, आपको मैं बोल रहा हूं कि आपको बहुत सारी खेती करनी है, और खेती करने के लिए आपको उपजाऊ जमीन की जरूरत है, तो क्या उपजाऊ जमीन खाली पीली पड़ी होंगी? आओ जी मैं तो पड़ी थी, आओ मेरे ऊपर में खेती कर लो। अरे पहले से लोग वहां पर में होंगे यार,
पहले से लोगों ने कब्जा करके रखा होगा उस जगह के ऊपर में। तो फ्रेंड्स, उपजाऊ जमीन पर पहले से लोग रहा करते थे, उन लोगों को वहां से हटाना निज सिस्टम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मतलब निज सिस्टम में आपको पहले से जो लोग वहां पर में रह रहे हैं उनको हटाना, किसानों को हटाना, क्योंकि वो पहले से वहां रह रहे हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। और किसानों के साथ में अन्याय होता था, जो प्लांटर्स थे वो किसानों को हटा देते थे, भगा देते थे वहां से। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी निज सिस्टम की। इसके अलावा निज सिस्टम के अंदर में पैसा भी बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता था, टाइम देना पड़ता था। तो बागान मालिकों ने एक नया तरीका निकाला। बागान मालिकों ने क्या किया फ्रेंड्स, इन्होंने रियोत को, किसान लोगों के ऊपर में जबरदस्ती की कि हमारे साथ में एग्रीमेंट साइन करो। एग्रीमेंट को सट्टा बोला जाता था उस समय में, एग्रीमेंट को सट्टा। इस एग्रीमेंट के तहत जो बागान मालिक थे वो किसानों को कुछ पैसे एडवांस में देते थे, कैश देते थे एडवांस में, और बोलते थे कि ये पैसा लो लोन में या एडवांस में, कुछ इंटरेस्ट उस पर लगा देते थे वो लोग, और बोलते थे कि हमारे लिए खेती करो। कम से कम 1/4 जमीन पर, 1/4 मतलब 25%, 1/4 जमीन पर तुमको खेती करनी पड़ेगी। किसमें? रैयत सिस्टम में। तो 1/4 जमीन के ऊपर में, मान लो एक किसान है रामलाल के पास में खेत है, तो इसका 1/4 जो हिस्सा रहेगा, 1/4 मतलब 25%, उस पर उसको नील उगाना पड़ेगा। और वो नील किसको बेचेगा? वो इन बागान मालिकों को, जिनसे उन्होंने पैसा लिया उधार में। लेकिन फ्रेंड, बेचारे बागान मालिक मतलब बेचारे किसान नहीं करना चाहते थे तो भी करना पड़ता था, क्योंकि कई बार क्या होता था पता है, जो गांव का मुखिया होता था उसके ऊपर में बागान मालिक दबाव डालते थे कि तुम हमारे साथ में एग्रीमेंट करो और अपने सारे किसानों को बोलो कि हमारे लिए खेती करे। तो बागान मालिक गांव के मुखिया पर दबाव डालते थे और गांव का मुखिया किसानों पर दबाव डालता था, ठीक है, रैयत सिस्टम में। तो रैयत सिस्टम में गांव के मुखिया पर भी दबाव पड़ता था, बागान मालिकों के द्वारा धमकी देते थे वो लोग, और रैयत मतलब जो बागान मालिक था वो किसानों के ऊपर में दबाव डालता था। ये सिस्टम चलता रहता था। कई बार जो है फ्रेंड्स, ये पैसा वसूल करने के लिए, क्योंकि ये कभी खत्म तो होता नहीं था जो इन्होंने उधार दिया है, क्योंकि जितने रुपए दिए हैं उससे भी कम कीमत में ये लोग खरीदते थे वापस में, तो बेचारा किसान फंस जाता था कर्ज के जाल में। और पैसा वसूल करने के लिए वो अपने आदमियों को भेजते थे, उन आदमियों को गुमास्ता बोला जाता था। तो पैसा वसूल करने के लिए जो इन्होंने कैश दिया है ना, एडवांस में लोन दिया है, वसूल करने के लिए बागान मालिक अपने आदमियों को भेजते थे, उनको बोला जाता था गुमास्ता बोला जाता था उन आदमियों को जो लोग पैसा वसूल करने के लिए आते थे बागान मालिकों के तरफ से गांव के अंदर में। नील विद्रोह हुआ, ये सारी चीजें थी। किसान लोग बड़े नाराज थे भारत के अंदर में, क्योंकि उनसे जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। तो नील की खेती के विरोध में एक नील विद्रोह आयोजित हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? ये हुआ था आप लोगों का 1859 के अंदर में। वेरी इंपॉर्टेंट, DSSB TGT के अंदर में आया था फ्रेंड्स। TGT के अंदर में क्वेश्चन आया था आप लोगों का कि नील विद्रोह कब हुआ था, तो उसका आंसर डायरेक्टली था 1859 आप लोगों का। तो नील का विद्रोह हुआ, उसके बारे में कौन सी वाली बात गलत है? रैयत के पास जमींदारों का समर्थन था। मतलब जब नील विद्रोह हुआ तो जमींदार लोग रैयत लोगों के, किसान लोगों के समर्थन में आ गए। क्या ये सही बात है या गलत है? आगे मैं एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको, डोंट वरी। रैयत जो थे, किसान थे, नील उगाने के समर्थन में विद्रोह किया था कि भाई हमको तो नील उगाना है, नहीं हमको नील उगाना है, प्लीज हमको नील उगाने दो। क्या ऐसा चाहते थे वो लोग? नहीं हम तो नील उगाएंगे, ऐसा चाहते थे वो लोग? नील उगाने के समर्थन में कर रहे थे क्या विद्रोह वो लोग? नॉनसेंस, तो गलत है ये। नील उगाने के लिए क्यों समर्थन करेंगे हम लोग उनके कि हमको नील उगाना है करके? अरे नील उगाने में फायदा नहीं था। नील का जो पौधा होता था ना, वो बड़ा खराब पौधा है, वो क्या करता है, जमीन को बंजर कर देता है। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया गया था। जो भी गुमास्ता आते थे उनको मारा पीटा जाता था, और जो लोग बागान मालिकों के साथ में अभी भी लगे हुए हैं उन लोगों का बहिष्कार किया जाता था। उपरोक्त सभी सत्य है। तो ये दूसरा वाला गलत है आप लोगों का फ्रेंड्स, बेसिकली ये याद रखना है आप लोगों ने। और फॉल्स वाला ही पूछा है, तो इसी वजह से आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा ही गलत वाला है ना। तो गलत पूछा है मतलब दूसरा वाला गलत है आपका। देखो 1859 के अंदर में पानी सर से ऊपर निकल गया। जो किसान थे उन लोगों ने विरोध कर दिया इंडिगो के खिलाफ, इंडिगो उगाने के खिलाफ। नील नहीं उगाएंगे हम नील नहीं उगाएंगे, ठीक है। हम लोग रेंट भी नहीं देंगे। रेंट मतलब जो इंटरेस्ट था ना, जो ब्याज का पैसा था, वो भी हम लोग नहीं देंगे। गुमास्ता आता था। गुमास्ता मतलब वो व्यक्ति जो एजेंट था प्लांटर्स लोगों का, बागान मालिकों का, कि आओ भाई चलो पैसे लेकर आओ। सब आते थे ऊपर से और उसकी धुलाई कर देते थे पकड़ के कि आप आना नहीं करके गाँव में, ठीक है। तो गुमास्ता कौन था? गुमास्ता जो है वो एजेंट था प्लांटर्स लोगों का। जब भी गांव में आता था उसकी धुलाई कर दी जाती थी, उसको मारा पीटा जाता था, उसका बहिष्कार किया जाता था, उसको नहीं आने दिया जाता था यहाँ पर में। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो गुमास्ता होता था उसको मार पीट करके उसको भगा दिया जाता था, उसको बीट किया जाता था, मारा जाता था उसको। और अगर मान लीजिए कि अपन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया है
कि अपन लोग नील की खेती नहीं करेंगे, और फिर भी मान लो कि आप लोगों में से किसी ने नील की खेती की, मान लेते हैं यहाँ पर मैं कोई एक व्यक्ति, ठीक है, जया है, जया जो है मान लो वो अभी भी नील की खेती कर रही है अंग्रेजों के लिए या बागान मालिकों के लिए, तो जया को अपने बिरादरी से बाहर निकाल दो। चलो, जया जो है इसका सामाजिक बहिष्कार, जया को कोई फंक्शन में नहीं बुलाएंगे और ना उनके फंक्शन में अपन लोग जाएंगे, ऐसे उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था, जो प्लांटर्स के लिए अभी भी काम कर रहे होते थे। गोमास्ता कौन था? गोमास्ता वो प्लांटर्स का एजेंट था जो पैसा वसूल करने आता था, उसकी तो धुलाई हो जाती थी। किसान लोगों के लिए अच्छी बात क्या रही पता है आप लोगों को? कि लोकल जो जमींदार थे, गांव के जो मुखिया थे, वो किसानों के समर्थन में आ गए। ये बात आप ध्यान में रखो, किसानों के समर्थन में आ गए, कितनी बड़ी बात है। जो जमींदार थे वहां के, जो लोकल विलेज के हेडमैन वगैरह होते थे, उनको पता था कि किसानों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, उनकी जमीन खराब हो रही है नील के वजह से। तो जमींदारों ने और विलेज हेडमैन ने किसानों का साथ दिया बागान मालिकों के खिलाफ। बागान मालिक मतलब कौन? जो नील उगवाना चाहते थे, पैसा कमाना चाहते थे, अंग्रेज थे ज्यादातर वो लोग, ठीक है। एक मैजिस्ट्रेट थे जिनका नाम था एशले एडन। उन्होंने देखा कि भाई स्थिति हाथ से निकल गई है, गोमास्ता लोगों को पीटा जा रहा है और आंदोलन वगैरह हो रहे हैं। तो मैजिस्ट्रेट थे एशले एडन, इन्होंने एक नोटिस निकाला। उस नोटिस में उन्होंने लिखा, ठीक है, कि भाई किसान लोग बंधनकारक नहीं है, वो एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए किसान चाहे तो रिजेक्ट कर सकते हैं। और आप लोगों को पता है हमारे भारत में अफवाह बहुत तेजी से फैलती है। तो हमारे भारत में एक अफवाह फैल गई कि भाई क्वीन विक्टोरिया, मतलब जो उस समय की ब्रिटेन की रानी थी, उसका एक ऑर्डर आया है, ठीक है, दादी अम्मा का एक ऑर्डर आया है ब्रिटेन से कि भाई अब जो है आप इंडिगो को नहीं उगाएंगे, कोई भी इंडिगो को नहीं उगाना है, इसका ऑर्डर आया। सब लोग खुशी से झूम उठे। एशले एडन ने ऐसा कुछ नहीं बोला था कि क्वीन विक्टोरिया का ऑर्डर आया, उसने तो सिर्फ इतना बोला था कि रेत के ऊपर में कंपलसरी नहीं है वो एग्रीमेंट को मानना। बट हमारे भारत में अफवाह फैल गई कि क्वीन विक्टोरिया का ऑर्डर आया। अब क्वीन विक्टोरिया को और भी बहुत काम है यार, उधर में उनके पैर में घुटनों में दर्द हो रहा है, उधर में कोई तेल नहीं लगा के दे रहा उनको, ठीक है, उनकी बहू उनको खाने के लिए नहीं पूछ रही, उधर में अलग उनके मसले चल रहे हैं। यहाँ तुम कहा हो क्वीन विक्टोरिया ऑर्डर जारी करेंगे कि तुम नील की खेती मत करो, करो या मत करो करके। यार अजीब लोग हैं अपन लोग भी यार, है ना, कमाल है अपना भी, ठीक है। तो क्वीन विक्टोरिया का ऑर्डर आया, बोले ठीक है। एक्चुअल में एशले एडन जो थे ना, वो स्थिति को संभालना चाहते थे, जो स्थिति खराब हो रही थी, लोग ये जो हंगामा कर रहे थे उनको संभालना चाहते थे वो। तो एशले एडन थे जिन्होंने वो नोटिस जारी किया था। ये क्वेश्चन पूछा